guys, what's up everyone? Welcome back to the channel. This is Shivam Dwivedi and you are watching Prodex अड्डा। दोस्तों आज है हमारी क्लास नंबर 51 बट पीजीबीपी के क्लास नंबर 3 और आज की क्लास में हम करने जा रहे हैं सबसे इंपॉर्टेंट टॉपिक दैट इज डेप्रिशिएशन। जी हाँ, आपने बिल्कुल सही सुना। आज हम करने जा रहे हैं डेप्रिशिएशन वाला टॉपिक और इम्पॉर्टेंट इसलिए बोल रहा हूँ बिकॉज हर असेसी डेप्रिशिएशन को ज़्यादा से ज़्यादा क्लेम करना चाहता है सो दैट उसका इनकम टैक्स कम हो जाए, क्योंकि डेप्रिशिएशन इज जस्ट लाइक अ टैक्स सेविंग स्कीम्स। तो चलिए मैं बताता हूँ क्या होता है। पहले तो आप ये जानिए डेप्रिशिएशन क्या होता है। देखिए सभी लोग, देखिए जब भी हम डेप्रिशिएशन की बात करते हैं हमें अकाउंट्स के वो दिन याद आ जाते हैं जब हमने इसका पूरा एक कंप्लीट चैप्टर पढ़ा था। याद आ रहा है आप लोगों को? बेसिकली डेप्रिशिएशन का मतलब होता है कि जब भी हमारे पास कोई फिक्स एसेट्स होते हैं और उसकी वैल्यू यूज़ करने के हिसाब से वियर एंड टियर हो जाती है और वैल्यू लगातार कम होती जाती है, तो उस कम होती हुई वैल्यू को ही बोलते हैं क्या? डेप्रिशिएशन। तो यानी इन सिंपल वर्ड अगर मैं बोलूं तो डेप्रिशिएशन इज व्हाट? डेप्रिशिएशन मीन्स रिडक्शन इन द वैल्यू ऑफ फिक्स्ड एसेट्स। ठीक है, फिक्स्ड एसेट्स की जब जब वैल्यू कम होती है तो हम उसे क्या बोलते हैं अपने पास? डेप्रिशिएशन बोलते हैं। डेप्रिशिएशन लगाना बहुत ही ज़रूरी टूल होता है। अब बात को ज़रा ध्यान से सुनिए। देखिए डेप्रिशिएशन टैक्स सेविंग टूल क्यों होता है, अब हम इस पर चर्चा करेंगे। देखो अब आप मुझे एक बात बताओ, जैसे मैं एक इमेजिनरी प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट बना रहा हूँ, ठीक है, और मैंने उसमें दिखाया यहाँ पर आपको देखा है बाय ग्रॉस प्रॉफिट, लेट सपोज 10 lakhs, कितना? 10 लाख रुपए। ठीक है, अभी क्या है कि मेरे पास एक बैलेंस शीट भी है। इसके नीचे क्या बनेगी आपकी? बैलेंस शीट। बैलेंस शीट में मेरे पास प्लांट एंड मशीनरी स्टैंड कर रहे थे 10 lakhs के, और उस पर जो डेप्रिशिएशन लगना था दैट इज फॉर एग्जांपल 20%। तो डेप कितना लगा? 20%, दैट इज 2 लाख रुपीज़। तो प्लांट कितने के बचे? 8 लाख रुपए के। अब जो ये मैंने 2 लाख रुपए डेप्रिशिएशन यहाँ पर चार्ज किया है, क्योंकि वो चार्ज करना ज़रूरी है, तो जब ये डेप्रिशिएशन मैं चार्ज करूँगा तो पीएनएल में डेबिट साइड लिखूँगा टू डेप्रिशिएशन ऑन प्लांट एंड मशीनरी ₹2 lakhs। कितना दिखाऊंगा? ₹2 lakhs। यही आपने अकाउंट्स में किया था, जिससे क्या होता है कि आपका जो नेट प्रॉफिट पहले 10 लाख आ रहा था अब वो कम होके कितना हो गया? 10 lakhs, क्योंकि 8 lakhs। तो यहाँ पर टोटल तो 10 लाख ही आएगा, लेकिन आपका नेट प्रॉफिट कितना हो गया? 10 में से 2 गए तो 8 बचा। दिस इज योर नेट प्रॉफिट। 2 नेट प्रॉफिट। बताइए जो मैंने किया, क्या आपने भी क्लास 11-12 में यही किया था? आंसर इज यस। अब आप जरा प्रैक्टिकली सोचो, दिमाग से सोचो, आपको आंसर मिल जाएगा। कॉमन सेंस लगाना, ज़्यादा सेंस की ज़रूरत नहीं है, ठीक है, वो मुझे पता है कितना है। इधर आओ, देखिए आपने पीएनएल अकाउंट बनाया, अगर ये डेप्रिशिएशन ना लिखते तो आपका नेट प्रॉफिट कितना था? 10 lakhs। आपको टैक्स किस पर देना पड़ता? 30%, 10 lakhs के ऊपर देना पड़ता है ना, तो आपका टैक्स बनता ना अच्छा खासा। अभी आप मुझे एक बात बताओ, अगर आप लोग इस केस में होते तो क्या डेप्रिशिएशन के लिए आपको अपनी जेब से 2 लाख रुपए देने की ज़रूरत थी? ये बताइए। ये तो जस्ट इमेजिन किया जा रहा है कि मेरी मशीन यूज़ हो रही है तो इतना डेप लगा, वैल्यू कम हुई, बट क्या जेब से पैसा गया? क्या जेब से पैसा गया? नो, जेब से पैसा ही नहीं गया, बट फिर भी मैंने इसको खर्चा दिखा दिया, खर्चे की तरह बुक कर लिया। तो आपको नहीं लगता डेप्रिशिएशन इज अ नॉन कैश एक्सपेंस? यस, बिल्कुल लगता है। एक तो पहली बात देखो, मैं चाहता हूँ रियलिटी मेरी जेब में पैसा खूब आए, बट ऑन पेपर यही है कि मैं भिख मंगाऊँ, मेरी जेब में पैसा ही नहीं है, ताकि टैक्स ना देना पड़े। अब बताइए जो डेप्रिशिएशन है क्या रियलिटी में पैसा गया? नहीं गया, बट स्टिल आपको डेबिट करने का मौका मिला? यस मिला। इससे प्रॉफिट कम हुए ऑन पेपर या नहीं हुए? यस सर, कम हुए। तो तुम्हारा टैक्स कम हुआ ना। It means depreciation is a non-cash expense and it's a tax saving tool. Are you getting my point? What I'm trying to say you? That depreciation is a non-cash expense and its main use is to reduce your tax liability. It means depreciation is a tax saving tool. समझ में आई बात? ये सर बिल्कुल समझ रहे। तो हर असेसी चाहेगा डेप्रिशिएशन को ज़्यादा से ज़्यादा क्लेम करना, क्योंकि इसके बदले आपको कोई पेमेंट नहीं करनी पड़ रही है। तो हम कहेंगे डेप्रिशिएशन इज अ नॉन कैश एक्सपेंस। डेप्रिशिएशन क्या है? नॉन कैश एक्सपेंस है। यानी इस पूरी थ्योरी से मुझे क्या पॉइंट समझ आया? मुझे जो समझ आया वो मैं यहाँ लिख रहा हूँ। मुझे ये समझ आया डेप्रिशिएशन
is a tax saving tool because in reality it's treated as an expense, is treated as a expense without giving any amount of money. बिना पैसे दिए ही ये आपका एक्सपेंस बन गया, इस वजह से डेप्रिसिएशन एक आपका टैक्स सेविंग टूल बनकर तैयार हो गया। बोलो बात समझ आई? यस सर। अभी क्या है कि हमारे पास डेप्रिसिएशन को करने के ना, कैलकुलेट करने के कई मेथड होते हैं, उनमें दो मेथड सबसे ज़्यादा पॉपुलर मेथड है, दैट इज नंबर वन इज कॉल्ड स्ट्रेट लाइन मेथड। नंबर वन इज कॉल्ड स्ट्रेट लाइन मेथड और दूसरे वाले को बोलते हैं रिटर्न डाउन वैल्यू मेथड। रिटर्न डाउन वैल्यू मेथड। आई होप आपने अकाउंट्स वगैरह में ये चीज़ें सुनी होंगी, स्ट्रेट लाइन मेथड जिसको शॉर्ट में एसएलएम बोलते हैं और रिटर्न डाउन वैल्यू मेथड जिसको हम शॉर्ट में डब्ल्यूडीवी मेथड के नाम से जानते हैं। ठीक है, आइए अब इस पर चर्चा करें कि एसएलएम बेस्ट होता है या डब्ल्यूडीवी बेस्ट होता है। अगर आपसे इनकम टैक्स वाले ये बोल दें कि दोनों में से जो मन करे आप चूज़ करें, तो आप कौन सा चूज़ करेंगे? उसके लिए पहले मैं आपको केस स्टडी बताऊंगा, उसके बाद हम पढ़ेंगे इसके इंपॉर्टेंट पॉइंट्स। ठीक है, चलिए तो देखो मैं एक एग्जाम्पल लेता हूँ। एग्जाम्पल कुछ ऐसा है, यहाँ पर क्वेश्चन की फॉर्म में लिखता हूँ कि एक एसेट्स है जिसको आपने 1/4/2021 में खरीदा था और कितने में लिया था? 10 लाख रुपए में। कितने में? 10 lakhs में। और उस पर जो डेप्रिसिएशन आप चार्ज करेंगे वो हर साल चार्ज करेंगे 10% पर एनम। कितना चार्ज करेंगे? 10% पर एनम। अब देखते हैं ये डब्ल्यूडीवी और एसएलएम मेथड क्या होता है। मैं एक एग्जांपल से ही समझाऊंगा। ठीक है, देखो जो हमारा स्ट्रेट लाइन मेथड होता है वो क्या बोलता है कि हमने मशीन खरीदी 1/4/2021 को, वो भी कितने रुपए की? 10 लाख रुपए की, जिस पर हम एक साल बीत जाने के बाद चार्ज करेंगे डेप्रिसिएशन, वो भी 10% से। तो 10 लाख का 10% हुआ 1 लाख, माइनस करेंगे ये आपका आ जाएगा 9 लाख रुपीज़। तो 9 लाख की वैल्यू एज ऑन 1/4/2022 को उस मशीन की कीमत कितनी बची? 9 लाख। फिर हम उसको यूज़ करेंगे, फिर से डेप्रिसिएशन चार्ज होगा। लीजिए, लेस करेंगे हम डेप्रिसिएशन एट द रेट 10%। बट स्ट्रेट लाइन मेथड में एक खास बात ये होती है कि एसएलएम हमेशा ओरिजिनल कॉस्ट पे लगता है। ओरिजिनल कॉस्ट है 10 लाख, 9 लाख पे नहीं लगेगा डेप, ओरिजिनल कॉस्ट पे लगेगा 10 lakhs पे। तो 10 लाख का 10% आ गया ये आपका 1 लाख। ठीक है, अब हम जान गए कि 1/4/2023 को मेरे पास वैल्यू कितनी आई है? 8 लाख रुपए आई है। मैं फिर डेप्रिसिएशन चार्ज करूंगा एक साल यूज करने के बाद, और अभी भी कितना आएगा? 1 लाख आएगा। कितना आएगा? 1 लाख आएगा। तो वैल्यू कितनी आई? 7 लाख। बस अब इतना ही करके छोड़ देंगे। 1/4/2024 को मेरी मशीन की कीमत कितनी बची है? 7 लाख रुपए। कितनी बची है? 7 लाख रुपीज़ बची है। ठीक है, अब सुनो मेरी बात ध्यान से। अगर मैं एसएल मेथड की सुंदरता की बात करूं तो पहली सुंदरता तो ये है कि डेप्रिसिएशन इज चार्ज्ड, डेप्रिसिएशन इज चार्ज्ड ऑन ओरिजिनल कॉस्ट। जो भी इसकी ओरिजिनल कॉस्ट है उसके ऊपर डेप्रिसिएशन चार्ज किया जाता है, दैट इज 10 लाख रुपीज। और इसी कारण से हर साल डेप्रिसिएशन का अमाउंट भी क्या रहता है? सेम रहता है। डेप्रिसिएशन अमाउंट इज सेम थ्रू आउट द लाइफ। ठीक है, लेकिन अगर मान लीजिए आपने ये मशीन बीच में कभी खरीदी होती तो पहले साल डेप थोड़ा अलग आता, बाकी हर साल फिर क्या आता? सेम आता। ठीक है, अब देखिए, अब अगर मैं इसमें डेप्रिसिएशन ग्राफ बनाऊंगा ना तो ये ग्राफ बिल्कुल सीधा जाएगा। दिस इज द नंबर ऑफ ईयर्स। एक्स एक्सिस पे क्या आएगा? नंबर ऑफ ईयर, और वाई एक्सिस पे मैंने लिया अमाउंट, दैट इज डेप्रिसिएशन। अब मेरे केस में क्या है? हर साल सेम है, तो इसीलिए जो है एक्स एक्सिस के पैरेलल बन गया, क्योंकि अमाउंट हर साल का क्या आ रहा है? सेम आ रहा है। सो दिस इज योर स्ट्रेट लाइन मेथड, और मैं उम्मीद करता हूँ आपको ऐसा मेथड समझ आ गया होगा। ठीक है,
अब हम करेंगे WDV मेथड, उससे आपको WDV समझ आ जाएगा। अब देखिए रिटर्न डाउन वैल्यू मेथड क्या होता है, WDV मेथड वो कहता है कि एसेट्स कितने का है, 1/4/2021 को एसेट्स हैं 10 लाख रुपए के, लीजिए 10 लाख, उसको 1 साल यूज करेंगे, उस पर लगेगा डेप्रीशिएशन एट द रेट 10%। तो 1 लाख का 10%, सॉरी 10 लाख का 10% आता है 1 लाख रुपए, तो ये कीमत आई हमारी 9 लाख रुपए एज ऑन 1/4/2022, ठीक है 9 लाख आई। अब हम दोबारा से 1 साल पर डेप्रीशिएशन लगाएंगे, तो लेस करेंगे डेप्रीशिएशन एट द रेट 10%। नाउ द पॉइंट इज कि किस वैल्यू पर, एसएलएम तो ओरिजिनल पर लगाता था, WDV ओरिजिनल पे नहीं लगाता, WDV लगाता है रिटर्न डाउन पर। रिटर्न डाउन वैल्यू कितनी है, 9 लाख। WDV मेथड कहता है जब वैल्यू 10 लाख बची नहीं तो हम 10 पे बार बार क्यों लगा रहे हैं, वैल्यू तो 9 लाख है ना, 9 लाख के ऊपर लगाओ, ठीक है। तो 9 लाख का 10% कितना रहेगा, 90,000। यही चीज इसको एसएलएम से अलग बना देती है। ये आया 8,10,000 एज ऑन 1/4/2023। फिर से लगेगा डेप्रीशिएशन एट द रेट 10%, दिस इज 81,000 रुपीज। ये आपका रहेगा 7,29,000 एज ऑन 1/4/2024, 1/4/2024। अगर मैं WDV की खासियत बताऊं तो क्या है बताओ, डेप्रीशिएशन इज चार्ज्ड ऑन रिवाइज्ड वैल्यू। रिवाइज्ड वैल्यू का मतलब है जो नई वैल्यू आई है उसके ऊपर बार बार चार्ज होता है, ना कि ओरिजिनल कॉस्ट पे। जो नई वैल्यू 9 लाख 8 लाख 10,000 इस वैल्यू पर चार्ज होता है, क्योंकि रिवाइज्ड वैल्यू हर बार कम होती जा रही है। पहले 9 लाख थी रिवाइज्ड वैल्यू, फिर 8 लाख हुई, 8 लाख 10,000 हुई, फिर 7,29,000। तो इट मीन्स जब रिवाइज्ड वैल्यू पर डेप लगे तो हर साल डेप्रीशिएशन अमाउंट क्या होता जाएगा, कम होता जाएगा। डेप्रीशिएशन अमाउंट will always be reduced। ये हमेशा क्या होता रहेगा, रिड्यूस। जैसे जैसे नंबर ऑफ ईयर बढ़ेंगे WDV कम होगा, जैसे जैसे नंबर ऑफ ईयर बढ़ेंगे WDV कम होता है। दोनों में कैसा रिलेशन है, इनवर्स है। इसीलिए जब हम इसका ग्राफ बनाएंगे तो ये डाउनवर्ड स्लोपिंग जाएगा, नीचे की ओर गिरता हुआ जाएगा, ठीक है। यहाँ पर हम वही लेंगे नंबर ऑफ ईयर्स और इधर लेंगे डेप का अमाउंट। तो जिस तरह से नंबर ऑफ ईयर बढ़ रहे हैं हमारे डेप का अमाउंट क्या होता जा रहा है, कम होता जा रहा है, इसलिए ये डाउनवर्ड स्लोपिंग बनेगा। तो ये वाला था स्ट्रेट लाइन आपका एसएलएम और ये था आपका रिटर्न डाउन वैल्यू। अब आई होप कि आप एसएलएम और WDV दोनों समझ चुके होंगे। अब मुझे एक बात बताओ, इनकम टैक्स में कौन सा मेथड चलता होगा, जरा इनकम टैक्स के पॉइंट ऑफ व्यू से सोचो। सरकार क्या चाहती है, ज़्यादा से ज़्यादा टैक्स लेना। अब आप मुझे बताओ, डेप्रीशिएशन अगर टैक्स सेविंग टूल है, अगर हम असेसी को एज अ गवर्नमेंट सोचो, अगर हम असेसी को डेप्रीशिएशन का बेनिफिट कम दे तो उसका टैक्स ज़्यादा बनेगा, और जितना ज़्यादा आप डेप्रीशिएशन का बेनिफिट दोगे उतना टैक्स उसका कम बनेगा, क्योंकि प्रॉफिट कम आएगा। अब आप मुझे बताओ, यहाँ पर अगर आप देखो तो डेप्रीशिएशन कितना था, 10 10 10 सॉरी 1 लाख 1 लाख 1 लाख, जबकि वहां पर डेप्रीशिएशन क्या है, 1,90,000 फिर 81,000। डेप्रीशिएशन लगातार कम हो रहा है। अगर सरकार डेप कम देगी तो तुम्हारा प्रॉफिट ज़्यादा आएगा, टैक्स ज़्यादा बनेगा। इसीलिए सरकार WDV मेथड को फॉलो करती है, ठीक है। यानी कि इन इनकम टैक्स एक्ट 1962 we always followed written down value method for computation of depreciation, ठीक है। और ये बात कौन बोलता है, सेक्शन नंबर 32 बोलता है, क्योंकि जो डेप्रीशिएशन हम पढ़ेंगे ना ये सब का सब हम इनकम टैक्स एक्ट के हिसाब से पढ़ेंगे, दैट इज सेक्शन नंबर 32, सेक्शन नंबर 32 यूज होने वाला है। अच्छा, ये वाला सरकार नहीं देना चाहती, जानते हैं क्यों, क्योंकि इसमें आप ज़्यादा डेप चार्ज करोगे, ज़्यादा चार्ज करोगे प्रॉफिट कम आएगा, टैक्स कम देना पड़ेगा, ठीक है। ये मेथड सरकार ने सबके लिए नहीं रखा, चुनिंदा लोगों के लिए रखा हुआ है, ठीक है। चुनिंदा लोग कौन है, जैसे जो लोग पावर जनरेशन का काम करते हैं, लाइट को बनाने का काम करते हैं, ठीक है, बिजली को बनाने का काम करते हैं, बिजली को एक जैसे दूसरे भेजने का काम करते हैं जिसे बोलते हैं पावर ट्रांसमिशन, और बिजली को घरों तक पहुंचाने का काम करते हैं जिसको बोलते हैं पावर डिस्ट्रीब्यूशन। अगर ये वाली जो कंपनियां हैं ये चाहें तो अपने पास WDV तो ले सकती हैं और SLM भी चाहें तो ले सकती हैं। बाकी इन जनरल जब हम
इनकम टैक्स में डेप की बात करेंगे तो वी ऑलवेज फॉलोड रिटर्न डाउन वैल्यू मेथड। लॉजिक और रीजन समझ आ गया ना, ठीक है। अब हम डेप्रिसिएशन के रिगार्डिंग कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स पढ़ेंगे और वो इंपॉर्टेंट पॉइंट बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, उनको नहीं पढ़ा तो डेप्रिसिएशन समझ में नहीं आएगा। तो आज की क्लास में पूरी थ्योरी करवा दूंगा, फिर नेक्स्ट क्लासेस के न्यूमेरिकल्स करेंगे। तो एक बार जल्दी से इसको नोट करो, फिर आगे चलते हैं। तो चलिए, अब इतना बेस बना लेने के बाद अब हमारी जो अंडरस्टैंडिंग है ना वो एटलीस्ट इतनी तो डेवलप हो गई है कि अब जब हम थ्योरी की बात करेंगे, इनके स्पेशल पॉइंट्स की बात करेंगे, तो आप इन स्पेशल पॉइंट को अच्छे से समझ पाओगे। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। देखिए, सबसे पहली बात तो ये है कि जो डेप्रिसिएशन है, क्योंकि ये बहुत ही एक इंपॉर्टेंट टूल है, टैक्स सेविंग पार्ट में ये बहुत ज़्यादा यूज़ किया जाता है। तो इसके लिए इनकम टैक्स में जो सेक्शन बनाया गया है दैट इज सेक्शन नंबर 32। बोलिए कौन सा सेक्शन नंबर 32 है, ठीक है। देखिए, सबसे पहली बात तो ये है कि कोई भी पर्सन जो बिजनेस चला रहा है, अगर उसके पास कोई एसेट्स हैं और अगर वो ये बोले कि मैं डेप्रिसिएशन क्लेम नहीं करना चाहता, पहली बात तो ऐसा है कि कोई बोलेगा नहीं, क्योंकि अभी थोड़ी देर पहले हमने पढ़ा कि डेप्रिसिएशन इज अ नॉन कैश एक्सपेंस। इससे हमारा प्रॉफिट ऑन पेपर कम हो जाता है, बट रियलिटी में कम नहीं होता, और ऑन पेपर पर हमें अपना टैक्स पे करना पड़ता है। तो प्रॉफिट जितना कम होगा उतना कम टैक्स पे करना पड़ेगा। तो रियलिटी में डेप्रिसिएशन तो हर कोई चार्ज करना चाहता है, बल्कि लगाना चाहता है, ज़्यादा से ज़्यादा दिखाना चाहता है। तो क्या कोई ऐसा इंसान होगा जो ये बोलेगा मैं डेप्रिसिएशन चार्ज नहीं करना चाहता? बट बाय लक बाय एनी चांस अगर कोई भी इंसान ऐसा बोलता है, कोई भी असेसी बोलता है कि मैं डेप्रिसिएशन क्लेम नहीं करना चाहता, मेरी मर्जी मेरा बिजनेस, यहाँ पर इनकम टैक्स ने साफ क्लियर कर दिया है ऐसा बिल्कुल भी नहीं होगा। अगर आप बिजनेस रन कर रहे हैं, प्रोफेशन रन कर रहे हैं और आपके पास कोई भी फिक्स्ड एसेट्स है, तो आपको डेप्रिसिएशन चार्ज करना ही पड़ेगा, उससे आप पीछे नहीं हट सकते हो। इसमें आपकी कोई भी मनमर्जी नहीं चलेगी। पूछे क्यों ऐसा सरकार ने किया? मन में क्वेश्चन आ रहा है सरकार ऐसा क्यों रूडली बिहेव करेगी, आपको करना ही पड़ेगा। देखिए, सरकार बड़ी क्लियर कट है। सरकार चाहती है आपके एसेट्स की जानकारी निकालना। अगर आप डेप्रिसिएशन क्लेम नहीं करेंगे, इट मीन्स आप अपने बुक्स ऑफ अकाउंट में या तो दिखाओगे ही नहीं, उसको कैपिटलाइज ना करके रेवेन्यू नेचर में दिखाओगे। अगर आप कैपिटलाइज करोगे तो एटलीस्ट गवर्नमेंट अपने ऑडिट के समय या सीए अपने ऑडिट के समय उनके बिल्स तो मांग सकता है, और जब वो बिल मांगे तो ये देखेगा क्या उस पर जीएसटी चार्ज है या नहीं है, पक्का बिल कटा है या नहीं कटा है। तो ऐसे में जो जीएसटी डिपार्टमेंट है उसको भी फायदा पहुंच जाता है कि एटलीस्ट ऑडिट वाले आके जीएसटी की बिलिंग तो देखेंगे, और कहीं अगर कोई मिस्टेक्स होगी तो वो उस पॉइंट को अपनी ऑडिट रिपोर्ट के अंदर मेंशन करेंगे। तो अल्टीमेटली डायरेक्ट टैक्स का जो लिंक है थोड़ा सा यहाँ पर जीएसटी पे होता हुआ नजर है, और यही रीजन है कि जो इनकम टैक्स डिपार्टमेंट है वो क्लियर कट बोलती है अगर एसएससी चाहे या ना चाहे, अगर वो बिजनेस प्रोफेशन कर रहा है तो उसके पास कोई एसेट्स है तो उसको डेप चार्ज करना ही पड़ेगा। तो ये फर्स्ट पॉइंट, चार्ज ऑफ डेप्रिसिएशन इज मैंडेटरी, एसएससी डू नॉट हैव एनी ऑप्शन टू क्लेम इट। समझ में बात? चलिए, इसके बाद बात करते हैं पॉइंट नंबर 2। देखिए, पॉइंट नंबर 2 ये बोल रहा है कि जो डेप्रिसिएशन होता है ना इनकम टैक्स में, ये काफ़ी ज़्यादा डिफरेंट होता है आपके अकाउंट्स के डेप्रिसिएशन रेट के हिसाब से। अकाउंट्स में जो डेप्रिसिएशन का रेट है ना वो आपके ऊपर छोड़ दिया था कि आप किस तरीके से चार्ज करना चाहते हो, डिपेंडिंग अपॉन द यूसेज ऑफ लाइफ। बट इनकम टैक्स में हर रेट को अच्छे से डिफाइन किया गया है, और जब रेट को डिफाइन किया गया तो हमने इनकम टैक्स ने उसको 2 पार्ट में क्लासिफाई किया, पार्ट ए और पार्ट बी। पार्ट ए में डाला गया है टेंजिबल एसेट्स को, टेंजिबल मतलब जो चीज़ें हमको नजर आ रही हैं, और पार्ट बी में डाला गया है इनटेंजिबल एसेट्स को, जो नजर नहीं आती है, उनकी बात की जाती है। तो देखिए, जो पार्ट ए है उसको फर्दर 4 पार्ट में डिवाइड किया हुआ है। तो वही लिखा था एसेट्स इन रिस्पेक्ट ऑफ विच डेप्रिसिएशन क्लेम मस्ट बिलोंग द फॉलोइंग कैटेगरी। आप जिस चीज पर डेप क्लेम करना चाहते हो वो इन कैटेगरी के अंदर बिलोंग करनी चाहिए। इनकम टैक्स में डेप्रिसिएशन को 2 पार्ट में डिवाइड किया, पार्ट ए और पार्ट बी। पार्ट ए इज फॉर टेंजिबल एसेट्स विच कैन बी टेंजिबल बाय योर आईज, बट जो चीज आपको नजर नहीं आ रही अपनी आंखों के द्वारा उसे हम बोलेंगे इनटेंजिबल एसेट्स। टेंजिबल एसेट्स को 4 पार्ट में डिवाइड किया गया, दैट इज बिल्डिंग, फर्नीचर, और आपका प्लांट एंड मशीनरी, और आपकी शिप्स। हमने इन 4 पार्ट में डिवाइड किया, और इंटेंजिबल सारे के सारे अलग कर दिए। अब हो सकता है आपके मन में क्वेश्चन आ रहा हो, सर एक बात बताइए,
इन 4 और एक 5, इनके अलावा भी तो और कई सारे एसेट्स होते हैं। तो इन्होंने पूरी लिस्ट कहाँ तैयार की है? देखो ऐसा नहीं है, ये तो मेन हेडिंग्स है, इनके अंदर कई सारे आइटम्स आएंगे। जैसे अगर मैं बिल्डिंग की बात करूँ तो बिल्डिंग के अंदर इसमें कॉमर्शियल बिल्डिंग भी आएगी, रेजिडेंशियल भी आएगी, ऑफिशियल कॉम्प्लेक्स वगैरह आएंगे, वो सारे के सारे इसमें शामिल होंगे, ठीक है। इसके बाद अगर मैं फर्नीचर एंड फिटिंग की बात करूँ तो फर्नीचर तो आएगा ही आएगा। कोई आपने पूरी फिटिंग करवाई है अपने घर में, किसी लकड़ी वगैरह काम कर रहा है, तो वो फिटिंग पर भी डेप्रिसिएशन आपका चार्ज हो। जैसे मान लीजिए मैंने सी फर्म खोली, तो सी फर्म में क्या होगा, मुझे 8-10 अपने पास क्या रखने पड़ेंगे, आर्टिकल्स रखने पड़ेंगे जो ऑफिस में काम करें, तो उनके लिए उतनी जगह पर क्या बनवाना है, ऑफिस बनाना है। ऑफिस बनाने के लिए लकड़ी का काम करवाना पड़ेगा, कंप्यूटर टेबल वगैरह लगवानी पड़ेगी, तो वो सब क्या है आपका एक फिटिंग है। तो फिटिंग पर भी डेप्रिसिएशन चार्ज होता है। इवन जो इलेक्ट्रिक फिटिंग कराई जाती है ना, उस पर भी डेप्रिसिएशन चार्ज किया जाता है। तो ये फिटिंग के अंदर सिर्फ फिटिंग ही नहीं बल्कि और सारे कंपोनेंट्स भी आते हैं। ये तो मेन हेडिंग्स दे रखी है, इसके मेन कंपोनेंट हम नेक्स्ट क्लास में पढ़ेंगे, जब मैं आपको रेट्स बताऊंगा तब पूरा डिटेल में हम उसको पढ़ेंगे, ठीक है। थर्ड पॉइंट आपका प्लांट एंड मशीनरी। देखिए प्लांट अलग होता है और मशीनरीज अलग होती है। तो मैं पहले आपको डिफरेंस बताता हूँ, प्लांट और मशीनरी में डिफरेंस क्या होता है। देखिए अगर मेरी एक फैक्ट्री है, उस फैक्ट्री के अंदर जो भी प्रोडक्ट बनाया जाएगा तो ऑब्वियस सी बात है वो किससे बनेगा, मशीन से बनेगा। मशीन किसी भी कैटेगरी की हो, किसी भी चीज़ की हो, तो हम उसे मशीन में ही कैटेगराइज करेंगे। लेकिन वहीं दूसरी तरफ जब हम प्लांट की बात करते हैं तो आपकी जानकारी के लिए बता दूं, जैसे मान लीजिए एक डॉक्टर है, ठीक है, वो दांतों का डॉक्टर है, टीथ स्पेशलिस्ट है, ठीक है। तो ओरल के डॉक्टर के पास अगर हम जाएंगे तो आप नोटिस करें कभी अगर आप दांतों वाले डॉक्टर के पास गए हो तो उसके पास ना एक चेयर होती है, उस चेयर के ऊपर एक बड़ी सी लाइट लगी होती है जिसपे वो कहता है, हर पेशेंट को बोलता है इस पर लेट जाओ। वो लेटी हुई चेयर नहीं होती, वो थोड़ी सी उठी हुई सी होती है, बैंड सी होती है, उस पर लेट जाओ और वो जो लाइट है वो आपके मुंह पे मारता है और फिर कहता है मुंह ओपन करो। मुंह ओपन करने के बाद अगर आपके दांत वगैरह में कहीं कोई कैविटी वगैरह होगी तो वो दांत को निकालता है और वो बोलता है बगल में ही उसी चेयर में वो कुछ ऐसे खींच के लेकर आता है, वो आपकी तरफ आ जाती है और फिर वो कहता है कि मुंह में जो भी पानी वो निकाल दो। मतलब वो जो चेयर है ना, वो अल्टीमेटली उस डॉक्टर का क्या है, प्लांट है, मशीन नहीं है। दैट इज प्लांट। प्लांट का मतलब जरूरी नहीं कि एक फैक्ट्री में एक पूरा एक चेंबर बनाया हुआ है, दैट इज अ प्लांट। नो, डॉक्टर के लिए वो चीज प्लांट कहलाएगी। डॉक्टर के लिए सर्जिकल इक्विपमेंट प्लांट्स कहलाएंगे। डॉक्टर के लिए वो सीजर जो है, सिजेरियन जो है, वो क्या कहलाएगा, प्लांट कहलाएगा। तो इस तरीके से प्लांट को यहाँ पर डिवाइड किया हुआ है। तो प्लांट एंड मशीनरी अपने आप में बहुत सारे एसेट्स को कवर करता है, ठीक है, जिसके अंदर आपका कंप्यूटर्स आ जाता है। अगर मेरे ऑफिस में कंप्यूटर लगे हुए तो इट्स नॉट अ मशीन, इट्स अ प्लांट, ठीक है। कंप्यूटर के अंदर टैली सॉफ्टवेयर है, एसएपी सॉफ्टवेयर अगर मैंने अपलोड किया हुआ है, पेड वर्जन है, खरीदा हुआ है, तो वो सॉफ्टवेयर पे भी मुझे डेप्रिसिएशन मिलता है। तो वो जो सॉफ्टवेयर है ना, दैट इज कॉल्ड बी अ प्लांट। आई होप आप समझ गए होंगे। वैसे नेक्स्ट क्लास में और ज़्यादा समझ जाओगे क्योंकि इन्हीं चीज़ों को मैं बहुत डिटेल में डिस्कशन करूंगा, ठीक है। इसके बाद आता है शिप्स। शिप्स क्या होती है, जैसे आपको पता ही है कि किसी का शिपिंग बिजनेस है, एक्सपोर्ट इंपोर्ट है, तो वो अपनी खुद की शिप्स रखता है। कभी कभार क्या होता है, जो कंटेनर्स वगैरह जिन शिप्स में जाते हैं तो वो सारे उनके लिए क्या है, एसेट्स हैं जो बिजनेस में यूज हो रहे हैं, तो डेफिनेटली वो उस पर एसेट्स डेप्रिसिएशन चार्ज करेंगे। तो हमने टेंजिबल एसेट्स को डेप्रिसिएशन के पॉइंट ऑफ व्यू से 4 कैटेगरी में डिवाइड किया, फिर 4 के अंदर सारी कैटेगरीज को शामिल कर दिया। इसमें पहली कैटेगरी क्या है, बिल्डिंग, दूसरी फर्नीचर एंड फिटिंग, तीसरी प्लांट एंड मशीनरी और चौथी आपकी शिप्स। अब वही बात करते हैं इंटेंजिबल एसेट्स। इस कैटेगरी को बिल्कुल ही अलग कर दिया गया है। इसमें क्या क्या आएंगे, नो हाउ, पेटेंट राइट, कॉपीराइट, लाइसेंस, फ्रेंचाइजी और इसके अलावा और भी कई सारे सीक्रेट फॉर्मूलाज वगैरह आएंगे। मैं थोड़ा सा आपको हिंट दे देता हूँ कि क्या चीजें होती हैं। देखिए नो हाउ का मतलब क्या होता है। नो हाउ के लिए ना मेरे पास एक बेस्ट एग्जांपल है, अगर आप कहोगे तो मैं शेयर करूँ। सर हम तो बोल ही नहीं पाएंगे, चलो मैं समझ जाऊंगा लेकिन फिर भी, ठीक है। तो देखिए नो हाउ का मतलब क्या होता है। अभी क्या होता, जब आर्टिकल 370 धारा 370 भारत के ऊपर से हटाई गई थी, ठीक है, तो जो जम्मू को स्पेशल स्टेट कैटेगरी मिलती थी ना, वो चीज़ हट गई। अब एक आम इंसान भी जम्मू में जाकर अपनी लैंड एंड बिल्डिंग को परचेज कर सकता है, जबकि पहले ऐसा नहीं था। यानी जो उसका क्लॉज नंबर सी था, जो लैंड एंड बिल्डिंग को परचेज ना करने की बात करता था, उस क्लॉज को ही हटा दिया। इट मीन्स कहीं ना कहीं स्पेशल कैटेगरी से उसको रिमूव कर दिया। अब होता क्या है कि इसके पीछे एक बहुत बड़ा लॉजिक है। मतलब बहुत से लोग इसको ना एक बीजेपी की पॉइंट ऑफ व्यू से देख रहे हैं। हो सकता है आपको मेरी बातें थोड़ी सी लगे कि मैं एंटी बीजेपी बात कर रहा हूँ, ऐसा कुछ भी नहीं है। देश में डेवलपमेंट होना चाहिए, फिर कोई भी पार्टी करे, तो ऐसा कोई भी वो नहीं कि मेरा समर्थन बीजेपी को या अगेंस्ट में, ऐसा कुछ भी नहीं। जस्ट मुझे क्योंकि समझाया तो मैं लाइव एग्जाम्पल ही लूंगा जो अभी रिसेंटली हुआ है। तो हुआ ये था कि धारा 370 आपको पता ही कुछ साल पहले हटाई गई है। तो उसके पीछे का जो मेजर रीजन है ना, जब विपक्षी पार्टी के मैंने व्यूज सुने तब मुझे पता चला, क्योंकि रूलिंग पार्टी कभी नहीं बताएगी उसके पीछे के रीजन।
विपक्षी पार्टी बताएंगे, क्योंकि उनको लूपहोल्स जानने होते हैं, तो उनको ये बातें पता होती हैं। तो जब मैंने राहुल गांधी जी का एक इंटरव्यू सुना, तो उस इंटरव्यू के अंदर मैंने ये जाना कि उन्होंने बताया कि धारा 370 को हटाने का मेन रीज़न क्या था। अब आप कहोगे सर इसका इस पॉइंट से मतलब, अरे बहुत बड़ा मतलब है, सुनो मेरी बात को ध्यान से। हुआ ये था कि उन्होंने ये बोला कि धारा 370 के तहत कोई भी लैंड एंड बिल्डिंग वहाँ परचेज नहीं कर सकता अदर इंसान। जम्मू के अंदर ना कई सारे रिसर्चर्स, स्कॉलर्स वहाँ पे रिसर्च करने के लिए गए, क्योंकि वो जन्नत मानी जाती है जम्मू एंड कश्मीर, ठीक है। तो जब वो वहाँ पर गए तो उन्होंने पाया कि लिथियम होता है ना, लिथियम का सबसे बड़ा रिजर्व जो है वो जम्मू में पाया गया। वैसे कुछ साल पहले राजस्थान में पाया गया था, अभी रिसेंटली जम्मू में पाया गया। जम्मू में लिथियम के रिजर्व पाए गए ज़मीन के कई किलोमीटर नीचे, मतलब उनकी मशीनों ने डिटेक्ट कर लिया। अब देखिए लिथियम क्या होती है, बैटरी के अंदर ना लिथियम आयन डाली जाती है, जिसके लिए आज हम चाइना पर पूरी तरीके से डिपेंड है। चाइना से लिथियम आती है, तब हम उस बैटरी की मैन्युफैक्चरिंग करके अपनी जो इलेक्ट्रिक कार्स वगैरह होती है उनमें लगाते हैं, या जो भी लिथियम वाली बैटरीज होती हैं उनमें यूज़ किया जाता है। आपके मोबाइल वगैरह में लिथियम की बैटरी ही यूज़ की जाती है, ठीक है। तो लिथियम एक तरह का हमारे लिए वाइट गोल्ड कहलाता है। व्हाइट गोल्ड समझते हो, जिस तरह गोल्ड महंगा है वैसे ही लिथियम भी बहुत महंगा है। चाइना से हमारी डिपेंडेंसी बढ़ी रहती है, बिकॉज हमें उससे इंपोर्ट करना पड़ता है, बिकॉज हमारे पास है। हमको पता चला कि लिथियम जम्मू में, अब जम्मू में जो लिथियम है वही सब, उसके लिए क्या करना पड़ेगा, आपके पास हैवी मशीनरीज होनी चाहिए। वो मशीन क्या करेंगी, गड्ढा खोदेंगी, उस लेवल तक डीप माइनिंग करेंगे, फिर वहां से वो क्या करेंगे, लिथियम को एक्सट्रैक्ट करेंगे। देखिए दोस्तों, सिर्फ लिथियम एक्सट्रैक्ट ही नहीं करना, आपको जमीन के अंदर लिथियम को डिटेक्ट पहले करना पड़ेगा कि लिथियम के रिजर्व किन किन दूरी पर, कितनी कितनी जगहों पर, कितनी कितनी गहराई पे, जिसके लिए आपको मॉडर्न इक्विपमेंट और मॉडर्न इंजीनियर्स की जरूरत पड़ेगी। ये ऐसे इतना आसान काम नहीं है कि मिल गया और आपने कहा चलो काम हो गया, नहीं, उसको निकालना ही अपने आप में एक बहुत बड़ा टास्क है। अब जब उसको निकाला जाएगा तो उसकी माइनिंग प्रोसेसिंग वगैरह करके ही वो लिथियम में कन्वर्ट होगा, मतलब कन्वर्ट करना भी बहुत ही मुश्किल है। अब ऐसे में गवर्नमेंट ने सोचा कि अब वो जो जगह पाई गई है, अगर हम जम्मू वालों को बोलेंगे तो वो कहेंगे नहीं ऐसा कुछ भी नहीं है वहाँ पे, क्योंकि जम्मू में फैक्ट्री, वो थोड़े अपोज करते फैक्ट्री वगैरह खोलना ताकि इकोसिस्टम ना खराब हो जाए, और वहाँ पे इतने बड़े बिजनेसमैन भी नहीं है। तो उन्होंने सोचा, मतलब जो रूलिंग पार्टी है, कि एक काम करते हैं, वहाँ से धारा 370 हटा देते हैं और लैंड एंड खरीदना आसान काम हो जाएगा। अब उन्होंने गौतम अडानी जी को एक कॉन्ट्रैक्ट दिया और उन्होंने बोला कि जम्मू में उस लिथियम रिजर्व्स वाली जमीन को तुम खरीद लो और तुम उस पर माइनिंग करनी शुरू करो, जिससे वहाँ से क्या निकाल पाए, हम लिथियम निकाल पाए। तो अडानी जी ने वो लैंड वगैरह खरीदनी थी, तो पता चला धारा 370 की वजह से लैंड नहीं खरीद सकते, तो कहा गया कि चलो भाई इस आर्टिकल को ही रिवोक कर देते हैं, हटा देते हैं। अब कोई भी आम इंसान, अब देखने में लग रहा है आम इंसान, बट रियलिटी में किसके लिए किया गया, आप समझ रहे हैं ना मेरी बात को। मैं बहुत लंबी चौड़ी बात वीडियो में नहीं करना चाहता, बट आप मेरा इशारा समझ चुके होंगे कि ये ऐसा क्यों किया गया, राइट, क्योंकि आप बहुत समझदार हो, मैं जानता हूँ इन मामलों तक और ज़्यादा। मोरल ऑफ द स्टोरी क्या निकल के आई, मोरल ऑफ द स्टोरी ये निकल के आई है कि जो लिथियम के रिजर्व वाली जो जमीनें थी, ये सारी की सारी प्राइवेटाइज कर दी गई, बेच दी गई सरकार के द्वारा। किसको बताइए, एक किसी इंडस्ट्रियलिस्ट को। अब वो इंडस्ट्रियलिस्ट क्या करेगा, अगर उसके पास ये टेक्नोलॉजी होगी लिथियम को निकालने की, तो वो खुद निकालेगा, नहीं तो दूसरी कंट्री के जो इंजीनियर्स और इक्विपमेंट्स है उनको मंगा के वो लिथियम को निकालने का काम करेगा। अब ये बताओ, लिथियम को निकालने के लिए जो साइंटिफिक फॉर्मूला, साइंटिफिक कैलकुलेशन और जो दिमाग की जरूरत पड़ेगी, क्या लगता है आपको, क्या वो सारी चीज़ें हमारे पास होंगी? हाँ, हो भी सकती हैं और नहीं भी हो सकती हैं। अगर मान लो वो नहीं है, तो हम दूसरी कंट्री से बोलेंगे भैया प्लीज़ वो आइडिया वो शेयर कर दो हमारे साथ, जिससे कि हमें इस लिथियम के रिजर्व को निकाल पाए, व्हाइट गोल्ड को निकाल पाए धरती के अंदर से। तो ऐसे में बड़े बड़े एक्सपर्ट्स हम बाहर से बुलाएंगे, वो हमें वो सीक्रेट फार्मूला बताएंगे, सीक्रेट रेसिपी बताएंगे। वैसे रेसिपी वर्ड उसके खाने पीने के लिए यूज़ किया जाता है, आप मेरी बात को समझना। तो वो कहलाता है नो हाउ। ये जो आप नो हाउ देख रहे हो ना, नो हाउ का मतलब होता है कोई जानकारी या कोई टेक्निक जब एक इंसान दूसरे इंसान के साथ शेयर करता है, तो उस कॉन्सेप्ट को बोलते हैं नो हाउ। जैसे मान लो अभी लिथियम रिजर्व मिल गया, आपने उसको प्राइवेटाइज कर दिया, अडानी जी को भेज दिया। अब अडानी क्या करेंगे, चाइना की कंपनी से बोलेंगे कि भाई देखो आपको इस बारे में बहुत एक्सपर्ट हो, तो आप अपनी एक्सपर्टाइज हमको दो, यानी आप नो हाउ हमसे शेयर करो। तो नो हाउ इज जस्ट लाइक अ इंटेंजिबल एसेंस एंड इट विल बी डेप्रिशिएटेड, राइट। पेटेंट्स क्या होता है, देखिए पेटेंट्स एक इंटेंजिबल एसेट्स होते हैं। जब भी कोई आप
टेक्नोलॉजिकल वर्क करवाते हैं और उसकी इन्वेंशन आपने की है, तो वो इन्वेंशन कहीं कोई और अपने नाम से कॉपी ना करवा ले, तो इसलिए आप गवर्नमेंट से उसका एक अधिकार ले लेते हो जिसको बोला जाता है पेटेंट राइट्स। तो अगर आपके पास कोई पेटेंट राइट है, इट्स योर एसेट्स एंड इट विल बी डेप्रिशिएटेड, राइट। इसके बाद आता है कॉपीराइट। कॉपीराइट क्या होती है? कोई भी आर्टिस्टिक वर्क है, कोई आपने सॉन्ग लिखा, कोई आपने पोइट्री लिखी, कोई आपने बुक लिखी, आप नहीं चाहते कि आपका कंटेंट कोई अपने नाम से कॉपी करके यूज करे, तो ऐसे में आप उस बुक का क्या ले लेते हैं? एक अधिकार सरकार की साइड से, जिसको बोलते हैं कॉपीराइट। तो कॉपीराइट क्या है? आपका एक एसेट्स है। अब जैसे मैं इसका एक एग्जांपल देता हूँ, मान लीजिए कजरारे कजरारे तेरे काले काले नैना। सर क्या बोल रहे हो? कजरारे कजरारे तेरे काले काले नैना, ठीक है। ये जो गाना आपने सुना है, तो इसमें अमिताभ बच्चन, अभिषेक बच्चन और ऐश्वर्या राय, नहीं पूरी फैमिली है उसमें, सिर्फ जया बच्चन को छोड़ के, ठीक है। तो ये जो तीनों लोगों ने इस सॉन्ग को प्ले किया, अब क्या वो ये गाना बड़ा फेमस हुआ, तो मान लीजिए यशराज मूवीज़ वालों ने कहा कि इस गाने का हम रिमिक्स वर्जन निकालेंगे। तो पहले हमें ओरिजिनल कंटेंट राइटर से पूछना पड़ेगा ना कि भाई ये वाला गाना हम अपनी मूवी में यूज़ कर सकते हैं। तो अगर वो हमें परमिशन दे देंगे, इट मीन्स हमने उनसे कॉपीराइट ले लिया। अब परमिशन मतलब समझ रहे हो ना कि हम उन्हें पेमेंट करेंगे, वो हमें परमिशन दे देंगे। तो ऐसे में वो जो परमिशन, जो पैसा आप दे रहे हो, तो वो उसके लिए क्या एक तरह का एसेट्स है। क्यों? क्योंकि उसने इस चीज़ को लिखा, इस सॉन्ग को लिखा, इस आर्ट के बारे में उसने जाना, तो वो उसके लिए एसेट्स कहलाएगा, जो कि हर साल वो अपने पास क्या करेगा? उस चीज़ को डेप्रिशिएट करेगा। उसी को क्या बोलते हैं हम? कॉपीराइट। इसी चीज़ को क्या बोलते हैं हम अपने पास? कॉपीराइट। इसका होता है लाइसेंस। लाइसेंस क्या होता है? जैसे मान लीजिए मैं बर्गर बेचता हूँ, अब बर्गर बेच रहा हूँ तो मैं मेरे नाम से बेच रहा हूँ शिवम बर्गर वाला, लेकिन कोई खरीदने को राजी नहीं है। तो मैंने कहा एक काम करते हैं, बर्गर किंग से बात करते हैं। बर्गर किंग को बोलेंगे भाई तुम्हारा नाम हम इस्तेमाल करना चाहते हैं, तुम्हारा एक आउटलेट खोलना चाहते हैं और फ्रेंचाइजी लेना चाहते हैं। तो उसने क्या किया? आपको मैनेजमेंट दिया, आपको अपना नाम दिया यूज़ करने के लिए, जिसके बदले वो आपसे पेमेंट ले रहे हैं। तो वो उसके लिए क्या है? एसेट्स है। तो जो फ्रेंचाइजी और जो लाइसेंस वगैरह होता है ना, ये आपके एसेट्स होते हैं। वो भी कौन से? इंटेंजिबल। तो इनके ब्लॉक्स ना इनकम टैक्स में अलग कर दिए गए। जो नज़र आते हैं टेंजिबल, उनके ब्लॉक अलग हैं, जो नज़र नहीं आते उनके ब्लॉक से आपके अलग कर दिए गए। बोलो क्लियर है? यस सर। तो दोनों पर अलग अलग डेप चार्ज होता है। अरे दोनों छोड़ो, इसके ऊपर भी अलग अलग रेट चार्ज होते हैं। ये जो चार चीज़ है ना, इन पर भी अलग अलग चार्ज होता है। तो मैं उम्मीद करता हूँ सेकंड पॉइंट आपको समझ आ गया होगा, ठीक है। तो सेकंड पॉइंट मोरल ऑफ द स्टोरी क्या बोलता है? ये बोलता है कि हमने एसेट्स को दो पार्ट में क्लासिफाई किया है, टेंजिबल और इनटेंजिबल। टेंजिबल के भी चार पार्ट है, बिल्डिंग, फर्नीचर एंड फिटिंग, प्लांट एंड मशीनरी और शिप्स। और जो हमारे इंटेंजिबल एसेट्स हैं वो पार्ट बी में, जैसे नो हाउ या पेटेंट, कॉपीराइट, लाइसेंस, फ्रेंचाइजी, ये सब हमने पार्ट बी के अंदर डाल दिए। अब मेरी बात को ध्यान से सुनो। देखिए हम जानते हैं डेप्रिसिएशन को निकालने के दो मेथड होते हैं, एक होता है रिटर्न डाउन वैल्यू मेथड और एक होता है स्ट्रेट लाइन मेथड। स्ट्रेट लाइन मेथड में क्या होता है कि जो मशीन की ओरिजिनल कॉस्ट है, अभी थोड़ी देर पहले हमने पढ़ा भी था, ओरिजिनल कॉस्ट पर ही हम डेप्रिसिएशन हर साल चार्ज करते हैं, इसीलिए उसका अमाउंट इक्वल होता है। बट रिटर्न डाउन वैल्यू में क्या होता है कि जो डेप्रिसिएशन चार्ज करने के बाद की वैल्यू आती है उसके ऊपर आप हर साल डेप्रिसिएशन चार्ज करते हैं, जो कि सेम नहीं होता, लगातार क्या होता है? कम होता है। तो दो मेथड होता है, एक होता है स्ट्रेट लाइन और एक होता है रिटर्न डाउन वैल्यू मेथड। देखिए बहुत ही क्लियर कट इनकम टैक्स ने बोला है कि हम आपको जो मेथड बोलेंगे अपनाने को, वो आपकी मर्जी के अकॉर्डिंग नहीं हुआ, हम आपको बताएंगे आपको अपने एसेट्स पे कौन सा मेथड यूज करना है। तो याद रखना, इनकम टैक्स ने बोला है रिटर्न डाउन वैल्यू मेथड यूज करो। अब क्या आप मुझे बता सकते हैं ऐसा क्यों बोला होगा? अगर पता हो तो प्लीज़ कमेंट करना, ठीक है, जिससे पता चले कि आप कितने अच्छे लोग हो, ठीक है। तो होता ये है कि गवर्नमेंट डब्ल्यूडीवी मेथड के लिए इसलिए बोलती है क्योंकि डब्ल्यूडीवी मेथड के अंदर डेप्रिसिएशन कम आता है, एसेट्स की वैल्यू बड़ी होती है। अब जब डेप्रिसिएशन कम आएगा तो अल्टीमेटली एसएससी का प्रॉफिट बढ़ा हुआ नजर आएगा, जिस पर उसे टैक्स थोड़ा ज़्यादा देना पड़ेगा। तो गवर्नमेंट क्लियर कट है कि आपको रिटर्न डाउन वैल्यू मेथड ही फॉलो करना है। बट एक केस में गवर्नमेंट ने कहा है कि इस इंसान को अगर बोले तो ये एसएलएम भी चार्ज कर सकता है, ये इसके ऊपर है, ठीक है। इन जनरल क्या चार्ज होगा? रिटर्न डाउन वैल्यू चार्ज होगी, ठीक है, मेथड चार्ज होगा। तो बोल के ओनली डब्ल्यूडीवी मेथड ऑफ चार्जिंग डेप्रिसिएशन इज रिकॉग्नाइज्ड अंडर द एक्ट। मतलब इनकम टैक्स एक्ट के अंदर अगर आप किसी एसेट्स पर डेप्रिसिएशन क्लेम कर रहे हो तो आपको डेप्रिसिएशन की जो कैलकुलेशन है वो डब्ल्यूडीवी मेथड से निकालनी है, यानी रिटर्न डाउन वैल्यू मेथड के अकॉर्डिंग निकालनी है। बट फॉर पावर, अब देखिए मैं इस लाइन को समझाने के लिए पहले आपका बेस बनाऊंगा। ये जो लाइन आप देख रहे हो ना, इस लाइन के पहले बेस बनाना पड़ेगा। तो बेस बनाओ पहले, तो तभी आपको ये चीज़ समझ आएगी। तो बेस ये है कि पावर जनरेशन जो प्लांट्स होते हैं ना, अभी हम उनकी बात करते हैं। पावर जनरेशन प्लांट क्या होते हैं? सुनिए, पावर मतलब होता है बिजली।
अब बिजली को कई तरीके से बनाया जाता है, जैसे आजकल जो चल रहा है दैट इज़ सोलर पावर, ठीक है, लेकिन अभी इतना वो प्रचलन में नहीं है कि हमारी पूरी पूर्ति सोलर पावर से हो जाए, इतना भी नहीं हम सफिशिएंट हो पाए। तो बनाए थे न्यूक्लियर पावर प्लांट्स जिसमें रिएक्शंस वगैरह करा के बिजली बनाती है, और कोयले को जला के बिजली बनाई जाती है। तो जो कंपनियां बिजली का उत्पादन कर रही हैं, बिजली को प्रोड्यूस कर रही हैं, बिजली को बनाने का काम कर रही है, हम उन कंपनीज को बोलते हैं पावर जनरेशन कंपनीज। बोलिए क्या बोलते हैं? पावर जनरेशन कंपनी, क्योंकि पावर को जनरेट कर रही है इसीलिए इनका नाम होता है पावर जनरेशन कंपनी। अब इस कंपनी का काम था सिर्फ बिजली को बना के वो अपने बगल में जो पावर हाउस लगा है उसके अंदर स्टोर करके रख लेते हैं। लेकिन क्या ये बिजली आपके गांव में बनती है? नहीं, बिजली तो काफ़ी दूर बनती है कहीं जगह पर। अब उस बिजली को आपके गांव तक पहुंचाने के लिए बड़े बड़े हाई टेंशन वायर, आपने देखा जब आप ट्रेन वगैरह में जाते हो तो बड़े बड़े हाई टेंशन वायर्स होते हैं, इसमें वायर्स जा रहे होते हैं, इवन आवाज़ तक आती है उसमें, जो बिजली जब ट्रांसमिट होती है ना तो आवाज़ आती है, इससे फुलझड़ी जलती है ना, उस टाइप की आवाज़ आती है। तो वो जो ट्रांसमिट का काम होता है, ट्रांसमिट का मतलब होता है ए पॉइंट से बी पॉइंट तक पहुंचाना। तो बिजली जहाँ पर उत्पादित हुई है, मतलब जहाँ प्रोड्यूस हुई है, वहाँ से लेकर आपके गाँव मोहल्ले और कस्बे या स्टेट तक लेकर आने के लिए जो पावर ग्रिड लाइन बिछाई जाती है, बड़े बड़े वो क्या बनाए जाते हैं आपके क्या बोलते हाँ, बड़े बड़े स्टेशंस बनाए जाते हैं जहाँ से वो बिजली के बड़े बड़े वायर, हाई टेंशन वायर जारी होती है। तो उन कंपनी का काम होता है जहाँ बिजली बनी है वहाँ से लेकर आपके राज्य तक, आपकी स्टेट तक, आपकी सिटी तक वो बिजली के तार लेकर आना। दैट कंपनी इज कॉल्ड ट्रांसमिशन कंपनी, पावर ट्रांसमिशन कंपनी। तो ध्यान से सुना, पावर जनरेशन कंपनी का काम था पावर्स को बनाना, फिर ट्रांसमिशन कंपनी का काम था उसको ए पॉइंट से बी पॉइंट तक ट्रांसमिट करना। इसके बाद ट्रांसमिट करने के बाद आपके शहर का जो मेन पावर हाउस है वहां तक बिजली आ जाएगी। अब उस मेन पावर हाउस से आपके गली कूंचों तक, आपके घरों के अंदर तक वायरिंग करने का काम या बिजली पहुंचाने का जो काम होता है वो काम होता है पावर डिस्ट्रीब्यूशन कंपनीज का। जैसे दिल्ली में BSES है, टाटा पावर्स है। तो ये क्या करते हैं कि जो पावर हाउस है वहां से लेकर आपके घरों तक खंबे खोलना कह रहा हूँ, खंबे खोद के उसके थ्रू लाइट को पहुंचाना आपके घरों तक। तो वो काम होता है आपका डिस्ट्रीब्यूशन कंपनी का, पावर डिस्ट्रीब्यूशन कंपनी। यानी आपके घर तक बिजली 3 अलग अलग कंपनियों के द्वारा आती है। पहला वो कंपनी जो बिजली बना रही है जिसको बोलते हैं पावर जनरेशन प्लांट, दूसरी वो कंपनी जो ए पॉइंट से बी पॉइंट तक आपके यहाँ तक बिजली को पहुंचाने का काम करे, बट वो घर तक नहीं पहुंचाएगी, आपकी स्टेट या सिटी तक पहुंचा देगी, उसे बोलते हैं पावर ट्रांसमिशन कंपनी। तीसरा होता है जो ट्रांसमिट की गई है वो आपके घर तक पहुंचाई जाए, उसको बोलते हैं पावर डिस्ट्रीब्यूशन कंपनी। ये 3 कंपनियां हमारे देश के बहुत ही इंपॉर्टेंट रोल प्ले करती हैं। याद रखना, ये जो इलेक्ट्रिसिटी वाला सेक्टर है ना, ये कोर इंडस्ट्रीज में आता है। भारत के 8 कोर इंडस्ट्रीज है, जैसे आपका सीमेंट हो गया, आयरन हो गया, स्टील हो गया, इलेक्ट्रिसिटी हो गया। तो इलेक्ट्रिसिटी 8 कोर इंडस्ट्रीज में आता है, बहुत ही इंपॉर्टेंट है। तो इसको आगे बढ़ावा देने का काम भी सरकार का है। तो सरकार ने बोला कि यदि आप एक पावर जनरेशन प्लांट हो, पावर ट्रांसमिशन प्लांट हो या पावर डिस्ट्रीब्यूशन प्लांट हो, अगर आप ऐसे हो तो ऐसे में आपको डेप्रिसिएशन चार्ज करने का मौका मिलेगा, वो भी दोनों मेथड से। आपकी मर्जी है कि आप SLM फॉलो करना चाहो या WD फॉलो करना चाहो। हम तुमको प्रमोट करना चाहते हैं, तुम्हारा होना बहुत ज़्यादा देश में ज़रूरी है। तुम कोर इंडस्ट्रीज़ के अंदर आती हो तो तुमको प्रमोट करने के लिए तुम्हारे ऊपर है कि तुम SLM चार्ज करो या WDV। CBDT की साइड से दोनों के दोनों मेथड आप लोगों के लिए एप्लीकेबल है। किन लोगों के लिए? पावर डिस्ट्रीब्यूशन कंपनीज, पावर जनरेशन कंपनीज और पावर ट्रांसमिशन कंपनीज के लिए दोनों मेथड एप्लीकेबल है। बाकी इनको छोड़ के सबके लिए WDV। यानी आपने इस पॉइंट से क्या सीखा? देखो दोस्तों, मैं हर पॉइंट को बहुत ही डिटेल में ले रहा हूँ। उम्मीद करता हूँ कि आपको चीज़ें क्लियर हो रही हैं। अगर आपको लग रहा है कि मैं बहुत ही ज़्यादा डिटेल में जा रहा हूँ तो आप प्लीज़ कमेंट कर दें, नेक्स्ट टाइम से थोड़ा कम कर दूंगा। बट मुझे लगता है इतना सफिशिएंट है, क्योंकि जब तक आपको बेस नहीं पता होगा तब तक आप किस तरह से रूट कॉज पे जाके किसी क्लाइंट को एक अच्छी एडवाइस दे पाओगे। तो मेरे हिसाब से इतना ज़रूर, बट स्टिल मैं आपको मौका दूंगा कि आप मुझे सजेस्ट करें, ठीक है? अब सुनो मेरी बात। इसका मतलब ये हुआ, इन जनरल CBDT कहता है कि WDV मेथड फॉलो करना चाहिए। इन जनरल WDV मेथड फॉलो करें, बट इन केस ऑफ पावर जनरेशन कंपनीज, पावर ट्रांसमिशन कंपनीज, पावर डिस्ट्रीब्यूशन कंपनीज, इन लोगों के लिए SLM और WDV दोनों मेथड एप्लीकेबल होते हैं। तो वही लिखा है, ओनली WDV मेथड ऑफ चार्जिंग डेप्रिसिएशन इज रिकॉग्नाइज्ड अंडर द एक्ट, बट फॉर पावर जनरेशन, ट्रांसमिशन,
डिस्ट्रीब्यूशन, मतलब पावर जनरेशन, पावर ट्रांसमिशन, पावर डिस्ट्रीब्यूशन यूनिट हैव ऑप्शन ऑफ SLM। इन लोगों के पास ऑप्शन है कि स्ट्रेट लाइन मेथड भी यूज कर सकते हैं। बताओ ये चीज आपको समझ आई? मुझे लगता है यहां तक आपको कोई भी दिक्कत नहीं आएगी, ठीक है। इसके बाद जो हमारा फोर्थ पॉइंट है वो क्या बोलता है कि द असेसी मस्ट बी ऑनर ऑफ द एसेट्स। जी हाँ, बिल्कुल सही सुना आपने कि अगर आपको डेप्रिसिएशन क्लेम करना है तो उस एसेट्स का ऑनर होना जरूरी है और दूसरा उस एसेट्स का बिजनेस में यूज होना भी बहुत ज्यादा जरूरी है। अभी हमारा जो फोकस है वो किस पर है? ऑनरशिप पे है। देखिए मैं क्या ही बताऊं कि इनकम टैक्स की इतनी खूबसूरती है, इस पॉइंट को CBDT वालों ने इतने अच्छे से एक्सप्लेन किया और बताया कि व्हाट इज ऑनर, ऑनरशिप क्या होती है, किसको आप ऑनर बोलोगे। तो सुनिए, देखिए जनरली जब हम ऑनरशिप की बात सुनते हैं तो हमको ऐसा फील होता है ऑनर का मतलब ये होगा कि जो ऑन पेपर ऑनर होगा, ऑन पेपर जिसका नाम लिखा होगा वो ऑनर। हाँ, आपने बिल्कुल सही सोचा, बट इनकम टैक्स इसके बियॉन्ड भी सोच पाया। इनकम टैक्स वालों ने कहा, जैसे मैं एक केस बोलता हूँ, ठीक है, एक है मिस्टर A और एक है मिस्टर B। मान लीजिए A ने अपनी प्रॉपर्टी ट्रांसफर कर दी मिस्टर B को। अब जब प्रॉपर्टी ट्रांसफर की तो मिस्टर B 1 महीने से उस प्रॉपर्टी को यूज कर रहे हैं। ए ने जब ये प्रॉपर्टी दी तो ये सोचकर दी थी कि बी पहले इसको इस्तेमाल करेगा, अगर उसे पसंद आएगी तो ये प्रॉपर्टी दी जाएगी, अदरवाइज नहीं दी जाएगी। अब बी को वो प्रॉपर्टी पसंद आ गई थी पहले दिन, तो बी ने 1 महीने बाद बोला कि मैं ये प्रॉपर्टी लेना चाहता हूँ, मुझे प्रॉपर्टी अच्छी लगी, मेरा बिजनेस वगैरह सब इस पर चल सकता है बढ़िया तरीके से और चल भी रहा है। तो ऐसे में मिस्टर ए ने उसके साथ जो कॉन्ट्रैक्ट और जो डीलिंग और जो पेपर के साइनिंग एग्रीमेंट्स होते हैं वो 1 महीने बाद करा लिए। तो यहाँ पर पॉइंट ये उठता है कि जो मिस्टर बी है, क्या वो डेप्रिसिएशन जिस दिन उसने एसेट्स लिए उस दिन से चार्ज करेगा या फिर जिस दिन कॉन्ट्रैक्ट हुआ है उस दिन जब उसको रियल ऑनरशिप मिली है तब से चार्ज करेगा। तो इनकम टैक्स ने साफ बोला हुआ है कि देखिए कभी कभी ऐसा होता है कि एग्रीमेंट करने में और ट्रांसफर करने में एक डिफरेंस आ जाता है, ट्रांसफर पहले होता है, एग्रीमेंट बाद में होता है। तो कोई दिक्कत वाली बात नहीं है, जिस दिन आपको ये ट्रांसफर किया गया यानी एसेट्स यूज के लिए दिए गए, आप उस दिन से डेप्रिसिएशन चार्ज कर लो, भले ही ऑनरशिप राइट उस दिन आपके पास नहीं था। हम आप ही को बेनिफिशियल ऑनर माने क्योंकि आप ही तो उस चीज को इस्तेमाल कर रहे हो, तो हम आपको बेनिफिशियल ऑनर बना के हम आपको डेप्रिसिएशन क्लेम करने का मौका दे देंगे। इट मीन्स कि एसेट्स का रियल ऑनर होना ही जरूरी नहीं है। अगर आप एक बेनिफिशियल ऑनर भी कुछ समय के लिए तो भी आप डेप्रिसिएशन क्लेम कर सकते हो, ठीक है। तो पहले देखिए पॉइंट क्या लिखा है, द एसेट्स मस्ट ऑनर ऑफ द एसेट्स। जो असेसी है वो उस एसेट्स का ऑनर होना जरूरी है, ठीक है। यानी होली हो चाहे पार्टली हो, उससे कोई फर्क नहीं पड़ता, बट ऑनर होना बहुत ज्यादा जरूरी है। इसके अंदर 4 स्पेशल पॉइंट है, एक एक पॉइंट को बहुत डिटेल में पढ़ेंगे। सबसे पहले रजिस्टर्ड ऑनरशिप इज नॉट मैंडेटरी, कि आप रजिस्टर्ड ऑनर हो ऐसा जरूरी नहीं है। जैसे मैंने मिस्टर बी के केस में बताया, मिस्टर बी ने पहले उसको 1 महीना यूज किया, उसके बाद वो रजिस्टर्ड ऑनर बना, तो डेप्रिसिएशन उस दिन से नहीं मिलेगा जिस दिन से वो रजिस्टर्ड ऑनर बना, बल्कि जिस दिन से वो यूज कर रहा था उसको एज अ बेनिफिशियल ऑनर मान के उसको डेप्रिसिएशन का मौका दे देंगे, ठीक है। सेकंड पॉइंट, हायर परचेजर। तो पहले ना मैं आपको हायर परचेज के बारे में बताता हूँ। हायर परचेज क्या होता है, देखिए आपने कॉन्सेप्ट ना एडवांस अकाउंट्स बारे में पढ़ा होगा, हायर परचेज की अकाउंटिंग करते हो, बट आज मैं पहले आपको बेस बना के क्लियर कर देता हूँ। देखिए सामान जब भी हम खरीदते हैं, परचेज करते हैं, तो या तो कैश में करते हैं या क्रेडिट में करते हैं, यही होता है ना। कैश में करते हैं वो तो बात ही खत्म होगी क्योंकि उसमें कैश आपको मिल गया। बात करते हैं क्रेडिट वाले की। जब आप सामान को क्रेडिट यानी उधार पे खरीदते हो तो सेलर की मजबूरी होता है उधार बेचना, क्योंकि नहीं बेचे तो उसके पास कस्टमर्स नहीं आएंगे। इस वजह से क्या होता है, वो 2 स्कीम आपको बताता है। एक होती है हायर परचेज स्कीम जो पहले चला करती थी, आजकल नहीं चलती। एक होती है आपकी इंस्टॉलमेंट परचेज स्कीम। देखिए दोनों में क्या फ़र्क होता है। जैसे मान लीजिए मैं एक लैपटॉप लेने के लिए गया, ठीक है, वो लैपटॉप है 1 लाख रुपीज़ का, तो मैंने सेलर को बोला कि मेरे पास अभी सिर्फ 10,000 रुपये हैं, आप 10,000 की डाउन पेमेंट करके किस्तें बनवा दो। उसने कहा ठीक है मैं 10,000 की डाउन पेमेंट ले लेता हूँ, 90,000 की आपकी 9 महीने की किस्त बना देता हूँ, हर महीने 10,000 रुपये आपको पे करने पड़ेंगे। मैंने कहा ठीक है। जानते हो क्या होता है, आज की डेट में जब आप किस्त बनवाते हो ना तो वो हायर परचेज पे नहीं बनाता, वो बनाता है इंस्टॉलमेंट परचेज पे। पूछिए कैसे? ऐसे कि वो 10,000 रुपये आपने दिए, उसने 10,000 पे ही आपको ऑनरशिप राइट दे दिया, उसने पक्का बिल बना दिया आपके नाम पे, यानी अब इस लैपटॉप के ऑनर आप लोग हैं। जबकि पूरी पेमेंट नहीं किया आपने, बट आप ऑनरशिप राइट आपको ऑन द स्पॉट मिल गया। अब क्या होगा, इन केस अगर बीच में कोई इंस्टॉलमेंट में डिफॉल्ट आ जाता है, यानी कोई इंस्टॉलमेंट अगर मैं नहीं दे पाता हूं, तो ऐसे केस में वो मेरे घर पे आके मेरा लैपटॉप छीन के नहीं ले जाएंगे। पूछिए क्यों? सर आपने तो पेमेंट नहीं दी फिर भी नहीं लेकर जा रहे, ऐसा कैसे हो सकता है? ऐसा इसलिए होगा क्योंकि नॉन पेमेंट की ना वो मेरे खिलाफ केस फाइल करेंगे डिफॉल्टर का, ना कि मेरे घर आके लैपटॉप ले जाएंगे, क्योंकि लैपटॉप का रियल ऑनर मैं हूं।
वो नहीं है लैपटॉप की रियल ऑनर। ऑनरशिप टाइटल मेरे पास, अगर वो लेकर जाएंगे तो वो उल्टा फंस जाएंगे। हाँ, वो मेरे खिलाफ केस फाइल करें एज अ डिफॉल्टर कि इन्होंने मेरे पैसे मारे, पैसे नहीं दिए, वो चलेगा। ऐसी परचेज को बोलते हैं इंस्टॉलमेंट परचेज, जो आज की डेट में चलती है। आपके घरों में कभी आप वॉशिंग मशीन, टीवी, रेफ्रिजरेटर कुछ भी लेने गए होगे ना, अगर इंस्टॉलमेंट पर लिया होगा तो डेफिनेटली इंस्टॉलमेंट परचेज ही होगा। अगर कोई इंस्टॉलमेंट नहीं भी दे पाए तो वो आपके घर पे आके वो सामान लेकर नहीं जाएंगे, बल्कि आपके खिलाफ केस फाइल करें, वो भी तब जब 3-4 नोटिस मिल जाएंगे उसके बाद। तब तक तो वैसे भी एसएससी दे ही देता है, इसे बोलते हैं इंस्टॉलमेंट परचेज। बट पहले के ज़माने में ना हायर परचेज चला करता था। हायर परचेज में क्या होता था, सुनिए। हायर परचेज भी इंस्टॉलमेंट परचेज की तरह, बस एक पॉइंट का मिसिंग है यहाँ पर। हायर परचेज में गुड्स दे दिए जाते थे, किस्तें भी बन जाती थी, बट हायर परचेज में बोला जाता था कि हम गुड्स का ऑनरशिप टाइटल या पक्का बिल आपको तभी देंगे जब आप लास्ट इंस्टॉलमेंट पे कर दोगे। हायर परचेज में क्या बोला जाता है कि जब आप लास्ट इंस्टॉलमेंट पे कर दोगे ना, तो उस दिन हम आपको ऑनरशिप टाइटल दे देंगे। इसका मतलब ये हुआ कि हायर परचेज में अगर एसएससी कोई भी इंस्टॉलमेंट देने में असफल रहा, नहीं दे पाया, तो सेलर के पास अधिकार है, वो घर पे आके वो एसेट्स लेकर जा सकता है, क्योंकि उसने अभी तक आपको ऑनरशिप टाइटल नहीं दिया। इट मीन्स गुड्स की छीना झपटी हायर परचेज में होती है, इंस्टॉलमेंट परचेज में नहीं होती। छीना झपटी को इंग्लिश में बोलते हैं गुड्स का रिपोजिशन करना। तो इंस्टॉलमेंट परचेज में गुड्स का रिपोजिशन नहीं होता, हायर परचेज में गुड्स का रिपोजिशन होता है। मोरल ऑफ द स्टोरी क्या समझ आती है, दो टाइप की परचेज, कैश, क्रेडिट। कैश की कोई दिक्कत नहीं, क्रेडिट के भी दो पार्ट है, हायर और इंस्टॉलमेंट। इंस्टॉलमेंट के अंदर गुड्स की इंस्टेंट डिलीवरी होती है, यस। गुड्स में ऑनरशिप टाइटल इंस्टेंटली मिल जाता है, यस। गुड्स का रिपोजिशन नहीं होता। डिफॉल्टर के केस में केस फाइल होता है, इसे बोलते हैं इंस्टॉलमेंट परचेज। हायर परचेज किसे बोलते हैं कि गुड्स की इंस्टेंट डिलीवरी हुई, यस। ऑनरशिप टाइटल इंस्टेंटली मिला, नो। लास्ट इंस्टॉलमेंट दोगे तब ऑनरशिप टाइटल मिलेगा। आ रही बात समझिए। और गुड्स का रिपोजिशन होता है, अगर आप इंस्टॉलमेंट नहीं दे पाए तो वो इंसान आके घर से आपके गुड्स को छीन सकता है। आप बात को समझे। चलिए अब सुनिए, अब मैं बात कर रहा हूँ इंस्टॉलमेंट परचेज की। देखिए इंस्टॉलमेंट परचेज में आपने जैसे ही गुड्स खरीदे, उसने पक्का बिल बना दिया आपके नाम पे, तो आप क्या बन गए, रियल ऑनर। तो उस दिन से जब भी आप उसको पुट टू यूज करेंगे, तब से आप डेप्रिसिएशन क्लेम कर लें, क्योंकि आप तो उसके ऑनर बन चुके हो। लेकिन व्हाट अबाउट हायर परचेजर, हायर परचेज के केस में उसकी किस्तें बंधी हुई है, जब वो लास्ट किस्त पे करेगा, लास्ट इंस्टॉलमेंट पे करेगा, तब उसे ऑनरशिप टाइटल मिलेगा। तो क्या वो उस दिन के बाद से डेप्रिसिएशन चार्ज करेगा, सोच के बताइए। हायर परचेज के केस में जब वो आखिरी इंस्टॉलमेंट देगा तब से डेप्रिसिएशन मिलेगा, जिस दिन से उसको गुड्स डिलीवर हो गए उस दिन से मिलेगा, सोच के बताइए। वैसे कॉमन सेंस तो बोल रहा है कि जब लास्ट इंस्टॉलमेंट देगा ऑनरशिप राइट तभी तो आएगा, तभी वो डेप्रिसिएशन क्लेम करेगा। लेकिन इनकम टैक्स की सुंदरता इतनी अच्छी है, इनकम टैक्स ने बोला अगर आप एक हायर परचेजर हो तो आपने जिस दिन गुड्स को खरीदा है उसके बाद जब भी आप उसको पुट टू यूज करेंगे उस दिन से आपको डेप्रिसिएशन क्लेम करने का मौका मिल जाएगा। यानी आखिरी इंस्टॉलमेंट तक हम वेट नहीं करेंगे कि पहले आपके नाम ऑनरशिप टाइटल आ जाए, हम आपको डीम्ड ऑनर बना, डीम्ड मतलब मान लेंगे कि आप ही ऑनर हो, और उसके बेस पर आपको डेप्रिसिएशन चार्ज करने का मौका डे 1 से देना शुरू कर देंगे, लास्ट इंस्टॉलमेंट तक का इंतजार नहीं करेंगे। आई होप कि आप हायर और इंस्टॉलमेंट परचेज के बारे में फर्क समझ पाए होंगे, ठीक है। तो वही यहाँ पर लिखा हुआ है, हायर परचेजर जिसने गुड्स को हायर परचेज में खरीदा है इज एंटाइटल टू क्लेम डेप्रिसिएशन, वो भी अपना डेप्रिसिएशन चार्ज कर सकता है रियल ऑनर ना होने के बावजूद भी, ठीक है। यानी सब्सटेंशियल राइट उसके पास है, ठीक है। चलिए पॉइंट नंबर 3, टू क्लेम डेप्रिसिएशन बिल्डिंग ऑनरशिप ऑफ लैंड ऑन विच बिल्डिंग इज कंस्ट्रक्टेड इज नॉट नेसेसरी। देखिए ये पॉइंट बड़ा कंट्रोवर्शियल पॉइंट है, कभी कभी ऑफलाइन क्लास में ना बच्चे आपस में लड़ पढ़ते हैं इस पॉइंट को लेकर, कोई आर्ग्यू करता है ये सही, कोई आर्ग्यू करता है ये सही। चलिए वो आर्ग्यूमेंट का मुद्दा ही खत्म करते हैं, आपका बेस बनाता हूँ पहले, तब ये पॉइंट आपको क्लियरली समझ आएगा। देखिए क्या आप लोगों के शहरों में मॉल्स हैं, ये बताइए। ये सर बिल्कुल मॉल्स तो है हमारे शहरों में। देखिए मॉल्स जो बनाने वाला ग्रुप होता है ना, वो एक अलग ग्रुप होता है। आपके दिमाग में चला होगा सर मॉल मेन रोड पर होते हैं तो उनको करोड़ों रुपए की तो पहले लैंड परचेज करनी पड़ती होगी, और उसके बाद वो उसके ऊपर मॉल बनवाते होंगे। बनवाने में सर कितना खर्चा आता होगा, और पूरी रंगीन वगैरह हर तरीके से लाइट वगैरह करना, तो करोड़ों रुपए खर्च हो जाते होंगे। आंसर इज नो, ऐसा नहीं होता। आज मैं आपको मॉल का अर्निंग मॉडल सिखा रहा हूँ, सुनिए ध्यान से। होता क्या है कि फॉर एग्जाम्पल यूनिटी वन मॉल, जस्ट मैं एग्जांपल ले रहा हूँ। यूनिटी वन जो ग्रुप है ना, वो यूनिटी मॉल्स बनाता है, यूनिटी वन के नाम से मॉल्स बनाते हैं अलग अलग लोकेशन पे।
अब मान लीजिए यूनिटी ग्रुप ने देखा कि हमें दिल्ली के अंदर एक स्पेसिफिक जगह पर मॉल बनाना है। अब उसके लिए हमें वो एक प्राइम लोकेशन है, प्राइम का मतलब ये हुआ कि वहाँ पर लैंड बहुत महंगी मिलेगी। तो उन्होंने क्या किया, जो लोकल अथॉरिटी होता है, जैसे हमारे दिल्ली में एमसीडी होता है, म्युनिसिपल कॉर्पोरेशन ऑफ दिल्ली, तो उन्होंने एमसीडी से बात की और एमसीडी को बोला कि देखो ऐसा है कि आपके पास तो बहुत सारी लैंड होती ही है, क्या आप हमें लैंड लीज पर दे दोगे 99 साल के लिए। कितने साल के लिए? 99 ईयर्स के लिए आप अपनी जो लैंड है वो हमें लीज पर दे दो, किराए पर, पट्टे पर, पट्टा भी बोलते हैं हिंदी में से। तो एमसीडी वालों ने कहा यस हम दे देंगे, क्योंकि हमारा सोर्स ऑफ इनकम ही यही है, किराए पर चढ़ाना, पार्किंग वगैरह में दे देना। तो ठीक है, आपको बताइए कितना चाहिए। तो हमने बता दिया हमें 10,000 स्क्वायर फीट का एरिया चाहिए जिसमें हमारी पार्किंग और सब कुछ मतलब होगा हमारा। तो एमसीडी वालों ने उन्हें लीज पर लैंड प्रोवाइड करवा दी। अब लैंड प्रोवाइड करा दी तो क्या वो करोड़ों रुपए उनके इन्वेस्ट हुए? आंसर इज नो, बल्कि कुछ लाख रुपए का क्या जा रहा है, रेंट जा रहा है। बट करोड़ों रुपए की इन्वेस्टमेंट तो बच गई ना मॉल्स वालों की। अब मॉल वालों ने क्या किया, उस पर करवाया कंस्ट्रक्शन, क्योंकि लीज में आप ऐसा करवा सकते हो। ठीक है, उन्होंने कंस्ट्रक्शन करवाया और पूरा मॉल बनाकर तैयार कर दिया, पूरी एक बिल्डिंग बना के तैयार कर दी। इसका मतलब आपको ऐसा नहीं लगता कि मकान मालिक ने सिर्फ क्या दी थी, लैंड, उस पर बिल्डिंग किसने खड़ी की, किराएदार ने, है ना, लीज होल्डर ने। तो अब एक बात बताइए, जो यूनिटी वन ग्रुप है जिसने इस पूरे मॉल को कंस्ट्रक्ट करवाया, अब वो इस मॉल को इसलिए बना रहे हैं क्योंकि वो इसमें बिजनेस कॉम्प्लेक्स खोलेगा। इसका मतलब ये उसका धंधा है, इसका मतलब यूनिटी ग्रुप वालों का क्या है, ये धंधा है। अब ऐसे में आप मुझे ये सोच कर बताइए, क्या इनको उस बिल्डिंग के ऊपर जो उन्होंने कैपिटल एक्सपेंडिचर किया बिल्डिंग को पूरा बनाने में, क्या उसके ऊपर डेप्रिसिएशन मिलेगा बिल्डिंग वाले हेड के अंदर? आंसर इज यस, मिलेगा। नहीं सर, आपने ना अभी अभी लिखवाया था कि असेसी मस्ट बी द ऑनर ऑफ द एसेट्स। वो जो बिल्डिंग है, वो तो लैंड जो है वो तो एमसीडी वालों की है ना, म्युनिसिपल कॉर्पोरेशन ऑफ दिल्ली, उस पर तो उसने अपनी बिल्डिंग खड़ी की, उसको कैसे डेप्रिसिएशन मिल जाएगा? दोस्तों मिल जाएगा। बताऊं कैसे? लैंड कभी भी डेप्रिशिएट नहीं होती, बिल्डिंग डेप्रिशिएट होती है। जितने इतने साल बढ़ते जाते हैं बिल्डिंग का जो सीमेंट है वो उतरना शुरू हो जाता है, जो सरिया अंदर डली है वो गलनी शुरू हो जाती है। इसीलिए बिल्डिंग पर डैप लगता है, लैंड पे कभी भी नहीं लगता। इसीलिए जो उसने लैंड किराए पर लिया उस पर तो डैप का मुद्दा ही नहीं उठता। उस पर जो बिल्डिंग बनाई गई है तो बिल्डिंग का तो ऑनर यूनिटी ग्रुप ही है ना, क्योंकि बिल्डिंग तो यूनिटी ग्रुप ने बनाई है, लैंड पे तो वैसे ही नहीं लगता। तो बिल्डिंग पे डेप्रिसिएशन लग जाएगा किसके द्वारा? लीज होल्डर के द्वारा, जो कि उस लैंड का मालिक नहीं है, उसने तो सिर्फ लीज पर लिया है। बट स्टिल ही और शी इज एलिजिबल टू गेट डिडक्शन ऑन लीज्ड बिल्डिंग। बोलो आप मेरी बात को समझ पा रहे हो? ये मॉल वाला एग्जांपल सबसे बेस्ट एग्जांपल है, इसे आपको हमेशा याद रहेंगे। तो ये जब नोट्स के प्रिंट आउट निकलवाओगे ना, देखो दोस्तों एक चीज क्लियर कर दूं, किसी भी चैप्टर के नोट्स आपको निकलवाना हो, लैंडस्केप निकलवाना, पोर्ट्रेट में निकलवाओगे छोटे छोटे नजर आएंगे, लैंडस्केप में निकलवाओगे ना तो आपको ज़्यादा अच्छा व्यू मिलेगा, उसका थोड़ा बड़ा दिखाई देगा। ठीक है, अब सुनिए, जब भी आप नोट्स के प्रिंट आउट निकलवाओगे तो जितने एग्जाम्पल मैं दे रहा हूँ प्लीज़ एरो करके लिख लेना, क्योंकि एग्जाम्पल से ही कॉन्सेप्ट आपको समझ आएंगे, इस थ्योरी से समझ नहीं आने वाले। ठीक है, क्योंकि आपको बहुत सारे चैप्टर पढ़ने हैं तो हो सकता है आप भूल जाओ, तो अभी के अभी नोट करते हुए चलो। ठीक है, अब सुनिए, तो लिखा हुआ है कि टू क्लेम डेप्रिसिएशन ऑन बिल्डिंग, लैंड नहीं बिल्डिंग। ठीक है, टू क्लेम डेप्रिसिएशन ऑन बिल्डिंग, ऑनरशिप ऑफ लैंड ऑन विच बिल्डिंग इज कंस्ट्रक्टेड इज नॉट नेसेसरी। अगर आप बिल्डिंग पर डेप्रिसिएशन लेना चाहते हैं, क्योंकि बिल्डिंग तो यूनिटी ग्रुप ने बनाई है, तो आप ले सकते हैं, भले ही आप उस लैंड के ऑनर नहीं हो, स्टिल यू आर गेटिंग डिडक्शन ऑन योर कंस्ट्रक्टेड बिल्डिंग। बोलो बात समझ रही है? क्योंकि आपने वो चीज लीज पर ली, यू आर ट्रीटेड एज अ बेनिफिशियल ऑनर, राइट? नाउ point number 4, if tenant is incurred any capital expenditure is eligible to claim depreciation। अब सुनिए ये क्या होता है, इसका भी एक बढ़िया सा एग्जांपल देता हूँ। देखिए क्या हुआ कि मैं एक मकान किराए पर लेने के लिए गया। जब मैं किराए पर लेने गया तो मैंने उसको बताया कि भाई मेरी ना मेडिकल स्टोर की दुकान है, मुझे वो खोलनी है तुम्हारे यहाँ पर, तो क्या तुम ये जो शॉप है इसको दे दोगे? तो जब मैंने शॉप का शटर उठाया ना तो पाया कि वहाँ तो सिर्फ 4 दीवारी है, उस पर कोई शेल्फ वेल्फ नहीं बनी हुई है। मैंने मेरे मकान मालिक को बोला सर इसमें कुछ शेल्फ वेल्फ लकड़ी का काम करवा देते, मेरी दुकान है, काउंटर वाउंटर बनवा देते तो मैं थोड़ा अच्छे से काम कर पाता। उसने भाई देखो हम किराए पर दे रहे हैं, आप उस पर फिर बिजनेस करो खुद रहो, उससे कोई फ़र्क नहीं पड़ता, जो भी करवाना है आप अपने लेवल पे खुद करवा सकते हैं। अब बात दिक्कत में आ गई, और जनरली ऐसा ही होता है। तो एज अ मेडिकल स्टोर शॉप ऑनर मैंने क्या किया, मैंने कहा ठीक है मैं रेंट पर ले लेता हूँ ये दुकान, अब इस पर जो भी कंस्ट्रक्शन कराना होगा वो मैं ही करूँगा, अब आप तो करा नहीं रहे हो। तो उसने कहा हाँ बिल्कुल। अब क्या हुआ कि लकड़ियाँ लेकर आया, उसके तख्ते वगैरह कारपेंटर को बुला के बढ़िया से उस पर क्या बनवाई मैंने, शेल्फ्स बनवाई, उसके ऊपर कांच के वो शीशे लगवाए,
बढ़िया तरीके से काउंटर बढ़िया तरीके से मस्त बनाया, हर चीज़ बिल्कुल वेल डेवलप की, जिसमें मेरे 10 लाख रुपए खर्च हो गए उस एक दुकान की सिर्फ इस काम के लिए। अब आप मुझे एक बात बताओ, आई एम द रियल ऑनर ऑफ दैट शॉप? द आंसर इज नो, बिकॉज वो, हाँ वैसे बिजनेस का ऑनर हो, बट वो जो शॉप है वो तो मेरे मकान मालिक की है ना, बट मैंने उस पर कुछ खर्चा पानी किया। इसे बोलते हैं कैपिटल एक्सपेंडिचर, क्योंकि इससे मेरे एसेट्स क्रिएट हुए। क्या क्रिएट हुए? एसेट्स। तो जानते हो, एज अ टेनेंट जो मैंने कैपिटल एक्सपेंडिचर किए हैं उस शेल्फ वेल्फ को बनवाने के, उतने पार्ट पर मैं डेप्रिसिएशन क्लेम कर सकता हूँ, मेरा ऑनर नहीं करेगा, मेरा लैंडलॉर्ड नहीं करेगा। उतने पार्ट के लिए जो किराएदार ने कैपिटल एक्सपेंडिचर किया, रेवेन्यू नहीं, कैपिटल एक्सपेंडिचर किया है, उतने पार्ट के लिए वो डेप्रिसिएशन चार्ज कर सकता है, क्योंकि वो एज अ रियल ऑनर माना जाएगा उस कैपिटल एक्सपेंडिचर का। ठीक है, पढ़िए, इफ टेनेंट, यदि किराएदार इनकर्ड करता है कोई कैपिटल एक्सपेंडिचर, रेवेन्यू नहीं, कैपिटल एक्सपेंडिचर, इज एलिजिबल टू क्लेम डेप्रिसिएशन, वो भी डेप्रिसिएशन को क्लेम कर सकता है। बोलो बात समझ रही है? यस, डेफिनेटली समझ रहे हैं। तो मैं उम्मीद करता हूँ पॉइंट नंबर 1, 2, 3 एंड 4 आपको बिल्कुल क्लियरली समझ में आ गए होंगे। ठीक है, अब चले अपने पॉइंट नंबर 5 की ओर। तो देखिए पॉइंट नंबर 5 हमारा क्या कहता है। तो पॉइंट नंबर 5 कहता है कि एसेट्स मस्ट बी यूज्ड बाय असेसी फॉर हिज बिजनेस ड्यूरिंग द प्रीवियस ईयर। आपको अगर डेप्रिसिएशन क्लेम करना है तो उसके लिए उस एसेट्स का बिजनेस में यूज़ होना ज़रूरी है। अगर आप उस एसेट्स को पर्सनल यूज़ में लेकर आ रहे हो, आपको डिडक्शन नहीं मिलेगी डेप्रिसिएशन की। पूछिए क्यों? क्योंकि सरकार कहती है जिस चीज़ से आप इनकम कमा रहे हो उसी चीज़ पर जो आपने खर्चा किया है अपने बिजनेस पर्पज से, हम उसी पर डेप्रिसिएशन या कोई भी डिडक्शन आपको देंगे। तो आपने दो चीज़ें नोटिस करनी है, दो चीज़ें हमेशा याद रखनी है कि उस एसेट्स का ऑनर होना ज़रूरी है, कुछ केस में ज़रूरी नहीं भी है। दूसरा कि एसेट्स का इस्तेमाल बिजनेस पर्पस के ही लिए हो रहा हो और किसी पर्पस पर्सनल वगैरह के लिए ना हो रहा हो। तो वही लिखा हुआ है, एसेट्स मस्ट बी यूज्ड बाय असेसी फॉर हिज बिजनेस ड्यूरिंग द प्रीवियस ईयर। वो अपने इस चीज़ को बिजनेस में ही यूज़ करेगा उस प्रीवियस ईयर के अंदर। ठीक है, अब इसके अंदर 2 पॉइंट, वैसे 3 पॉइंट है, तीनों को हम डिटेल में समझेंगे 1 by 1। ठीक है, पहला पॉइंट, एसेट्स मस्ट बी पुट टू यूज एट एनी टाइम ड्यूरिंग द ईयर। नाउ द पॉइंट इज, सर व्हाट इज पुट टू यूज? देखिए पुट टू यूज का मतलब होता है वो तारीख जिस तारीख से आपने उस एसेट्स को यूज़ करना शुरू किया। अब मैं आपको एक एग्जांपल देता हूँ, देखिए, और चलो मैं एक रियल एग्जांपल दे दूँ आपको। ये सर बिल्कुल रियल एग्जांपल दो। जैसे क्या हुआ कि ये जो मैंने वॉच पहनी हुई ना, बिल्कुल रियल एग्जांपल दे रहा हूँ और हकीकत में यही है। ये जो वॉच मैंने पहनी है ये है टाइटन की। ठीक है, इसको मैंने लिया था ईयर 2020 में। ठीक है, 2020 में मैंने इस टाइटन वॉच को लिया था। और वैसे सच बताऊँ, प्लीज़ कुछ जज मत करना, मैं जस्ट समझाने के लिए बता रहा हूँ, क्योंकि जानते हो ना आपका और मेरा रिलेशन ही कुछ ऐसा है कि चीज़ों को बहुत डीप में बताना पड़ेगा। ठीक है, देखिए ये जो टाइटन वॉच है, क्योंकि मुझे घड़ियों का बहुत ज़्यादा शौक है, ये वॉच 16,000 की ली, 16,000 रुपये की। ठीक है, तो जब मैंने इस वॉच को लिया तो क्योंकि मैंने कभी इतनी महंगी वॉच कभी ली नहीं, बट मेरा मन करता था कि वॉच एक लो लेकिन बढ़िया सी लो। ठीक है, तो अब ये तो वही बात है, हो सकता है कुछ स्टूडेंट ये बोलते हो कि सर मेरी वॉच 100 रुपये की लेकिन टाइम तो वही दिखाती है। तो दोस्तों उसका आंसर ये है कि अगर कोई आपको ऐसा बोले तो उसको ये बोलो, भाई देखो तुम्हारी घड़ी तुम्हारा समय दिखा रही है और मेरी घड़ी मेरा समय दिखा रही है, ये इसका बेस्ट है। ठीक है, खैर छोड़ो, ये एग्जांपल पर आओ। तो एग्जांपल ये कि जब 2020 में मैंने इस वॉच को लिया था ना, तो ये 16,000 की पड़ी थी। अब वॉच ले ली तो मैंने सोचा था कि इसको 3-4 दिन बाद मैं इसको पहनना शुरू करूँगा, और एक स्पेशल मतलब मैंने कुछ ज्वाइन किया था तो मैंने सोचा वहाँ पे इसको पहनूंगा, फॉर्मल्स पे खूब जचेगी क्योंकि फॉर्मल वॉच है। ठीक है, तो मैंने सोचा कि ठीक है ये करूँगा। तो पता चला 2 दिन बाद लॉकडाउन लग गया। अब जब वो लॉकडाउन लग गया तो अब ऑब्वियस सी बात है घर पे बैठना पड़ा, तो घर पे तो घड़ी पहन के बैठेंगे नहीं। तो फिर जब वो लॉकडाउन खुला तो वो अराउंड 8-9 महीने बाद लॉकडाउन खुला। तो जब 8-9 महीने बाद लॉकडाउन खुला उसके बाद फिर जब मेरी वहाँ ज्वाइनिंग हुई तब मैंने वहाँ पर ये वॉच पहननी शुरू की। मतलब कहने का ये कि डेट ऑफ परचेज जो है वो एक अलग तारीख थी, बट मैंने उसका यूज़ करना 8-9 महीने बाद शुरू किया, और जिस दिन से मैंने उसको यूज़ करना शुरू किया दैट डेट इज कॉल्ड पुट टू यूज़। उस तारीख को क्या बोला जाता है? पुट टू यूज़। यानी कोई ऐसा एसेट्स जिसको आपने एक्वायर किया है और आप उसको यूज़ करना शुरू कर रहे हो, वो तारीख कहलाती है आपकी पुट टू यूज़। क्या कहलाती है बताइए? पुट टू यूज़ कहलाती है। ठीक है, जब हम अकाउंट्स पढ़ते हैं ना तो अकाउंट्स में जो डेप्रिसिएशन चार्ज होता है फ्रॉम द डेट ऑफ परचेज ऑफ एसेट्स, जिस दिन से आपने खरीदी है, आप यूज़ कब करोगे मैटर नहीं करता, खरीदी किस तारीख को है उस तारीख से डेप चार्ज होता है। बट फॉर द पर्पज ऑफ इनकम टैक्स
इनकम टैक्स बोलता है कि आपको डेप्रिसिएशन फ्रॉम द डेट ऑफ परचेज नहीं देंगे, फ्रॉम द डेट ऑफ पुट टू यूज देंगे। बताइए कब से देंगे? फ्रॉम द डेट ऑफ पुट टू यूज, जिस तारीख से आपने उसको इस्तेमाल करना शुरू किया। तो आई होप गाइस कि आप समझ चुके होंगे कि डेट ऑफ परचेज और पुट टू यूज में क्या फर्क होता है। फॉर अकाउंटिंग पर्पज वी ऑलवेज फॉलोड द डेट ऑफ परचेज, बट फॉर द इनकम टैक्स पर्पज while calculating depreciation we always followed the date of put to use. I hope are you getting my point, right? चलिए, तो वही लिखा हुआ है कि assets must be put to use at the time during the year, यानी याद रहे डेप्रिसिएशन को चार्ज करने के लिए एसेट्स का खरीदना जरूरी नहीं है, खरीदने के बाद उसका यूज करना भी जरूरी है, क्योंकि डेप्रिसिएशन आपको डेट ऑफ परचेज से नहीं मिलता बल्कि डेट ऑफ पुट टू यूज से मिलता है। तो उसका पीटीयू होना, पुट टू यूज होना बहुत ज्यादा जरूरी है। आ रही बात समझे? चलिए, अब सेकंड पॉइंट, द अमाउंट ऑफ डेप्रिसिएशन इज नॉट प्रोपोर्शनेट एज पर द यूसेज। देखिए क्या होता है, अकाउंट्स के अंदर आप जितने महीने जितने महीने मशीन का यूज करते हैं या जितने महीने एसेट्स का यूज करते हैं, आप प्रोपोर्शनेट बेस पर डेप्रिसिएशन निकाल लेते हैं। जैसे मान लीजिए हमारा अकाउंटिंग ईयर 1/4 से शुरू होता है, 31 मार्च को खत्म होता है। आपने कोई मशीन खरीदी 1 अक्टूबर को, इट मीन्स 1 अक्टूबर, नवंबर, दिसंबर, जनवरी, फरवरी, मार्च हुए 6 महीने। तो आप डेप्रिसिएशन चार्ज करते हैं अकाउंट्स में 6 मंथ का, यानी जितना आप जहाँ से खरीदा है प्रोपोर्शनल बेस पर कर लेते हो। लेकिन इनकम टैक्स में ऐसा नहीं होता। इनकम टैक्स में प्रोपोर्शनल बेस नहीं चलता है, बल्कि क्या चलता है, पुट टू यूज के डेज चलते हैं। तो वही यहाँ पर लिखा हुआ है कि जो एसेट्स है ना उस पर डेप्रिसिएशन प्रोपोर्शनल बेस पर नहीं लगाया जाता है इनकम टैक्स में, बल्कि डेज के हिसाब से लगाया जाता है। वैसे हम इसके जब क्वेश्चन करेंगे तब ज़्यादा क्लियरिटी समझ आएगी, बट अभी थोड़ा सा समझ लो। साल में कितने दिन होता है ये बताइए पहले? 365, उसका आधा करो 182.5। अभी 0.5 को इग्नोर करो, कितना बचा? 182। इसको राउंड ऑफ करो, कितना आया? 180। मैं फिर से रिपीट करूँ, मैंने क्या बोला? एक साल में कितने दिन होते हैं? 365। आधा कर दो 182.5, 0.5 को इग्नोर कर दो 182, राउंड ऑफ कर दो 180। सर 190 नहीं 180, नियर बाई 180 है ना, इसलिए 180 दिन यानी 6 महीने हुए। अगर मंथ में निकाले तो 6 मंथ होते हैं। अगर किसी एसेट्स को किसी प्रीवियस ईयर में तुमने 180 दिन से ज़्यादा इस्तेमाल किया है तो आपका डेप्रिसिएशन लगेगा फुल रेट से। और अगर आपने पुट टू यूज 180 दिन से कम किया है तो आप मंथ वाइज कैलकुलेशन मत करो, बल्कि डेप्रिसिएशन के रेट को ही आधा कर दो। डेप्रिसिएशन के रेट को ही क्या कर दोगे आप? आधा कर दोगे। यानी अकाउंट्स का जो तरीका होता है डेप्ट निकालने का टोटली डिफरेंट होता है, यहाँ पर टोटली डिफरेंट है। अकाउंट्स में हम मंथ वाइज कैलकुलेशन करते हैं, यहाँ मंथ वाइज नहीं होती है। यहाँ रेट जो होता है ना उसी को आधा कर देते हैं। अगर पहले साल जब आपने मशीन खरीदी है उस साल अगर आपका पुट टू यूज 180 दिन से कम है, 6 महीने से कम है, तो आपका डेप्रिसिएशन का रेट कम कर दिया जाएगा, आधा कर देंगे। और अगर आपका पुट टू यूज 180 दिन से ज़्यादा है तो आपका रेट फुल रखेंगे जो होना चाहिए। आ रही बात समझे? तो वही लिखा हुआ है कि पुट टू यूज लेस देन 180 डेज तो आपका हाफ रेट होगा डेप्रिसिएशन का, और अगर पुट टू यूज मोर देन 180 डेज है तो हम फुल रेट रखेंगे डेप्रिसिएशन का। यानी हम प्रोपोर्शनेट वाइज डेप्रिसिएशन नहीं देते, हम यूसेज के अकॉर्डिंग फुल या हाफ डेप्रिसिएशन देते हैं। यानी या तो फुल प्लेट चाउमीन मिलेगी या हाफ प्लेट। ऐसा नहीं है कि 2 साल का बच्चा है तो 200 ग्राम दे दो, 3 साल का है तो 300 ग्राम दे दो, ऐसा नहीं है। हम देंगे तो फुल या देंगे हाफ। अगर मीडियम साइज का बच्चा है या अपर है तो उसको फुल देंगे, मीडियम से नीचे है तो उसको हाफ देंगे। यानी 180 दिन से कम यूज किया आपने तो हाफ रेट कर देंगे डेप्रिसिएशन, 180 दिन से ज्यादा है तो आपका फुल रेट ऑफ डेप्रिसिएशन हम यहाँ पर चार्ज कर देंगे। ठीक है, ये बात यहाँ पर बोली गई। अच्छा, अब आप सुनिए ध्यान से, ये जो हाफ डेप्रिसिएशन है ये पहले ही साल मिलता है, उसके बाद अगले साल तो आप उसको पूरे साल यूज करोगे ना, तो वो फुल ईयर बन जाता है। आर यू में मोर देन 180 डेज, ये सिर्फ पहले ईयर का ही कॉन्सेप्ट होता है। तो लिखा है आफ्टर द फर्स्ट ईयर, एक साल के बाद जो पुट टू यूज होता है, अगर एसेट्स को आपने एक दिन भी यूज किया तो वो फुल ईयर ही माना जाता है और रेट लगता है फुल। ठीक है दोस्तों, अगर मेरी बात 70% या 60% भी इस वाले पॉइंट में समझ आए तो टेंशन मत लेना, क्योंकि इसका जब न्यूमेरिकल करेंगे ना तो आपको ज़्यादा क्लियरिटी होगी। ठीक है, अभी इतना समझ आए सफिशिएंट है। बेस बना लो भाई, कोई चीज़ मैं बोल रहा हूँ तो गलत नहीं बोलूँगा। ठीक है, आओ इधर 6 पॉइंट, यूज इंक्लूड पैसिव यूज। अच्छा, यूज करने में आपका पैसिव यूज लगता है। अच्छा देखिए सुनिए, मैंने अभी थोड़ी देर पहले आपको क्या बोला था कि डेप्रिसिएशन लगेगा फ्रॉम पुट टू यूज, यही बोला था। बट इसकी एक छोटी सी एक्सेप्शन होती है। एक्सेप्शन ये होती है
कि कुछ केस में फ्रॉम द डेट ऑफ परचेज से भी लग जाता है, पुट टू यूज़ तक का हम वेट नहीं करते। जैसे स्टैंड बाई एसेट्स जितने भी होते हैं, जैसे आपके फायर एक्सटिंग्विशर्स प्लांट जितने भी होते हैं। अब मुझे एक बात बताओ कि हमारे पास वो रेड वाला सिलेंडर है, फायर जिसे बुझाई जाती है, अब हमने उसको खरीदा, अब ज़रूरी है, अब बताओ उसका पुट टू यूज़ कब होगा? जिस दिन आग लगेगी। अब मैं ये बोलूँ कि मैंने फायर एक्सटिंग्विशर प्लांट आज से 3 साल पहले लिया था, आग आज लग रही है, तो आज उसका पुट टू यूज़ किया और आज से मैं डेप्रिसिएशन चार्ज करूँगा। तो ऐसे मान लो आग नहीं लगी तो वो जितने भी आपने प्लांट्स खरीदे हैं फायर को बुझाने के लिए, तो वो सारे डेप्रिसिएशन से बाहर हो गए, उस पर तो डेपी क्लेम नहीं कर पाए। तो गवर्नमेंट सेज वेरी क्लियरली कि अगर कोई भी फायर एक्सटिंग्विशर्स प्लांट्स हैं तो उनके ऊपर आपका डेप्रिसिएशन फ्रॉम द डेट ऑफ पुट टू यूज़ नहीं मिलेगा, बल्कि फ्रॉम द डेट ऑफ परचेज मिलेगा। जिस तारीख से आपने खरीदी उसी तारीख से मिलना शुरू हो जाएगा, क्योंकि हो सकता है उसका यूज़ हो या ना हो। जब तक यूज़ होने की कंडीशन आई तब तक वो एक्सपायर भी हो सकता है, सिलेंडर खराब भी हो सकता है, इस वजह से। ठीक है, तो वही लिखा हुआ है यूज़ इंक्लूड पैसिव यूज़। पैसिव यूज़ का मतलब है कि ज़रूरी कि वो एक्टिवली यूज़ हो। फॉर स्टैंड बाई इक्विपमेंट एंड फायर एक्सटिंग्विशर्स, इनके केस में जिस दिन से वो रेडी टू यूज़ था, जिस दिन से वो सिलेंडर बन के रेडी हो गया था, उस दिन से ही डेप मिलना शुरू हो जाएगा। पुट टू यूज़ की ज़रूरत इसमें नहीं है। इसका 7th पॉइंट, इफ एसेट्स यूज फॉर बिजनेस एंड पर्सनल, depreciation proportionate to the business is allowed as deduction under section 32 should be WDV। क्या मतलब है इसका? देखिए, अगर कोई एसेट्स है जिसको आप बिजनेस में भी यूज़ कर रहे हैं और पर्सनल भी यूज़ कर रहे हैं, तो आप जितने समय तक बिजनेस में उसका इस्तेमाल कर रहे थे उतने टाइम तक का आप डेप्रिसिएशन क्लेम कर सकते हो सेक्शन 32 में, उसके अलावा आप नहीं कर पाओगे। ठीक है, फिर आपका 8 पॉइंट, इफ लेटिंग ऑफ एसेट्स ऑन हायर इन द बिजनेस ऑफ एसएससी डेप्रिसिएशन इज अलाउएबल अंडर सेक्शन 32। देखिए क्या होता है कि आजकल ना बड़े बड़े शहरों में बहुत सारी चीज़ें किराए पर मिलनी शुरू हो गई हैं। जैसे क्या होता है, आप मान के चलिए, मैं दिल्ली में रहता हूँ, रियलिटी बताऊँ तो मैं दिल्ली में रहता हूँ। हमारे दिल्ली में मैंने नोटिस किया है कि लोग अलग अलग शहरों से यहाँ पर जॉब करने के लिए आते हैं। तो जब वो जॉब करने के लिए आते हैं, उनको पता है कि उन्हें 2-3 साल ही जॉब करनी है, उसके बाद वो अपने होम टाउन में जाके अपना बिजनेस या कुछ भी करेंगे, बट अपने होम टाउन में जाके करेंगे। तो अब ऐसे में जो इंसान क्लियरली 2 या 3 साल के ही लिए जॉब करने के लिए आया है, तो उसको पता है उसका विज़न क्या है, और वो बड़ी बड़ी इन्वेस्टमेंट्स नहीं करेगा। मतलब वो अगर जिस घर में रह रहा होगा तो बेड नहीं खरीदेगा, वो सोफ़ा सेट नहीं खरीदेगा, क्योंकि उसे पता है कुछ टाइम के बाद उसे जाना है, फिर उसको बेचने में दिक्कत आएगी या उसको ले जाने में दिक्कत आएगी। तो ऐसे में वो नहीं लेता। वो क्या करता है, बड़ी बड़ी कंपनीज़ हैं, ऑनलाइन कंपनीज़, वहाँ से सोफ़ा सेट या बेड वगैरह रेंट पर ले लेता है। क्या ले लेता है? रेंट पे। तो ऐसे कई सारे बिजनेसेस हैं जो आपको इक्विपमेंट रेंट पर देते हैं। अरे जब आपके यहाँ पार्टी वार्टी होती है तो टेंट हाउस वाले क्या करते हैं, वो टेंट आपको रेंट पर ही तो देते हैं, कोई नई चीज़ थोड़ी पढ़ा रहा मैं आपको। तो यदि बिजनेस का रेंट पर देने का ही काम है, रेंट पर देने का ही काम है, तो वो इंसान ने जो इक्विपमेंट खरीदे हैं, जो रेंट पर चढ़ा रहा है, उन इक्विपमेंट पर वो एसएससी डेप्रिसिएशन क्लेम कर सकता है सेक्शन 32 के अंदर। मान लीजिए मेरा काम है कि पार्टीज़ के अंदर वो जो होता है ना पूरा स्ट्रक्चर तैयार करना, पार्टी वेयर टाइप, वो मैं करवाता हूँ, टेंट वेंट मैं लगाता हूँ। तो टेंट का ऑनर मैं, बट मैं किराए पर ये काम करवाता हूँ, किराए पर 1 दिन 2 दिन के लिए टेंट दे देता हूँ, तो उससे मैं किराया चार्ज करता हूँ। तो उस टेंट हाउस के ऊपर मैं डेप्रिसिएशन क्लेम कर सकता हूँ एज अ नॉर्मल बिजनेस अंडर सेक्शन 32। ठीक है, वही लिखा हुआ है, इफ लेटिंग ऑफ एसेट्स ऑन हायर इज द बिजनेस। आपने कोई एसेट्स जो है वो हायर वाला यूज किया है, जहाँ किराए पर आप देते हो, डेप्रिसिएशन इज अलाउएबल अंडर सेक्शन 32। नॉर्मली डेप्रिसिएशन आपको अलाउ कर दिया जाएगा, बट इफ इट इज नॉट बिलोंगिंग टू द बिजनेस ऑफ एसएससी, मान लीजिए आपका बिजनेस नहीं है बट फिर भी आप ओकेजनली किसी को किराए पर देकर कुछ पैसा ले लेते हो, तो उस केस में आपको डेप्रिसिएशन का मौका मिलेगा, तो बट सेक्शन 57 में मिलेगा। और सेक्शन 56 से 59 के प्रोविजन इनकम फ्रॉम अदर सोर्स में देखे, जब वो चैप्टर पढ़ाऊंगा तो बताऊंगा कैसे मिलेगा, बट सेक्शन 32 में नहीं मिलेगा, क्योंकि 32 पहले ही क्लियर कर चुका कि वो एसएससी ऑनर होना चाहिए और वो बिजनेस में यूज होना चाहिए। जब वो बिजनेस में यूज ही नहीं होता, उसका डेफिनेशन 32 में आपको कैसे हम दे दें? आप बात को समझो, तो इस वाले पॉइंट को दोबारा पढ़ो। इफ इट इज नॉट बिलोंगिंग टू द बिजनेस ऑफ एसएससी देन डेप्रिसिएशन ऑन सच लेट आउट एसेट्स इज अलाउड अंडर सेक्शन 57 रादर देन 32। तो बताइए, आपको पॉइंट नंबर 8 क्लियर है? इसके बाद अब देखिए क्या होता है, अकाउंट्स में आप अगर 10 प्लांट्स खरीदोगे, 10 मशीनें खरीदोगे, तो 10 की कैलकुलेशन अलग अलग होती है, मानते हो ना? बट यहाँ ऐसा नहीं होता। यहाँ पर चलता है ब्लॉक ऑफ एसेट्स। ब्लॉक ऑफ एसेट्स का मतलब ये होता है कि अगर एसेट्स की कैटेगरी सेम है और उसका रेट भी सेम है, तो उसका ग्रुप बना के एक साथ कैलकुलेशन की जाती है।
इंडिविजुअली एक एक एसेट्स की कैलकुलेशन यहाँ पर नहीं की जाती है, इसीलिए इसको बोला जाता है ब्लॉक ऑफ एसेट्स। इट मीन्स जब हम अकाउंट्स की बात करते हैं तो हम इंडिविजुअल एसेट्स की बात करते हैं, बट जब हम इनकम टैक्स में डेप्रिसिएशन की बात करते हैं तो हम ब्लॉक ऑफ एसेट्स की बात करते हैं कि सेम ब्लॉक के, सेम नेचर के, सेम रेट के जो टैक्स जो एसेट्स हैं उनको इकट्ठा करके हम डेप्रिसिएशन चार्ज करेंगे। तो वही लिखा हुआ है, डेप्रिसिएशन मस्ट बी चार्ज ऑन ब्लॉक ऑफ एसेट्स। डेप्रिसिएशन किस पर चार्ज होगा? ब्लॉक ऑफ एसेट्स पर होगा। मींस ग्रुप ऑफ एसेट्स की उनका प्रॉपर क्या है? एक ग्रुप है। फॉलिंग विद इन सेम क्लास एंड हैविंग सेम रेट ऑफ डेप्रिसिएशन, उनका सेम क्लास है और सेम रेट ऑफ डेप्रिसिएशन है, इस वजह से वो सेम तरीके से चार्ज होंगे। अब जैसे क्या है ना, ये जो बिल्डिंग है ना, बिल्डिंग के अंदर सिर्फ बिल्डिंग ही थोड़ी होती है, बिल्डिंग के अलावा भी कई सारी चीजें इसके अंदर शामिल होती है। जैसे लिखा हुआ है बिल्डिंग में रोड, अब बिल्डिंग के अंदर रोड्स भी होते हैं ना, क्योंकि बिल्डिंग बड़ी बड़ी होती है तो अप्रोच रोड बनाई जाती है, तो उस पर भी डेप्रिसिएशन मिल जाता है बिल्डिंग वाली हेड के अंदर। फिर ब्रिजेस होते हैं, ट्यूबवेल्स होते हैं, तो ये सब क्या है? बिल्डिंग के ही पार्ट हैं। तो इन सबको हम एक साथ टैक्स कर देते हैं, सबको एक साथ जोड़ के, या तो फुल रेट लगेगा या हाफ रेट लगेगा, ठीक है। इसके बाद मशीनरीज की बात की जा रही है, तो मशीनरीज में बोला गया एसेट्स विच इज डायरेक्टली कनेक्टेड विद प्रोडक्शन मैन्युफैक्चरिंग, मतलब कोई भी ऐसी चीज जो आपके मैन्युफैक्चरिंग और प्रोडक्शन से रिलेटेड है तो वो आपकी क्या कहलाएगी? मशीन कहलाएगी। इसके बाद प्लांट की बात करते हैं। प्लांट आपकी डायरेक्टली बिजनेस से रिलेटेड नहीं होते, बट यस बिजनेस में वो हेल्पिंग नेचर में काम आते हैं। जैसे डॉक्टर के लिए सिरिंज, डॉक्टर के लिए सर्जिकल मास्क, डॉक्टर के लिए इक्विपमेंट्स वगैरह, सीजर वगैरह, स्टेथोस्कोप, ये सब क्या है? डॉक्टर के लिए प्लांट्स है, मशीन नहीं है, प्लांट्स है। तो वही लिखा है प्लांट का मतलब होता है एनी एसेट्स नॉट फॉलिंग अंडर एनी अदर कैटेगरी बट एसेंशियल टू कैरी ऑन बिजनेस, बट बिजनेस को कैरी करने के लिए बहुत ही एसेंशियल है, तो वो क्या कहलाएंगे? प्लांट्स। यही एग्जांपल दे रखे हैं। और लास्ट में लिखा हुआ है एक्सक्लूड, क्या क्या चीजें शामिल नहीं होती इस पर डेप्रिसिएशन नहीं लगता। तो जो टी बुशेस होते हैं उन पर डेप्रिसिएशन चार्ज नहीं होता। लाइव स्टॉक यानी गधे, घोड़े, बकरी, भैंस, इन सब पर डेप्रिसिएशन चार्ज नहीं होता। ह्यूमन बॉडीज पर कभी डेप्रिसिएशन चार्ज नहीं होता। स्टॉक इन ट्रेड, स्टॉक इन ट्रेड तो वैसे ही एसेट्स नहीं होता हमारा, नॉर्मल है जिसको खरीदा जा रहा है बेचने के लिए, तो डेप्रिसिएशन वैसे ही नहीं चार्ज होगा। तो इन 4-5 आइटम के ऊपर डेप्रिसिएशन चार्ज नहीं होता। बताइए, अब आप बताइए ये जितने भी पॉइंट्स आपके 1 2 3 4 5 वो सब आपको क्लियर हुए? मैं उम्मीद करता हूँ कि कहीं भी कोई डाउट नहीं होगा, हर चीज़ बिल्कुल सॉर्टेड होगी और बिल्कुल क्लियर होगी। बोलो समझ आए? अगर नोट चाहिए तो हमारा जो टेलीग्राम चैनल है प्रो टैक्स अड्डा, वहाँ पर जाके इसके फ्री ऑफ कॉस्ट, इसी की नहीं बल्कि सभी चैप्टर के आप डाउनलोड कर सकते हैं। इसके अलावा दोस्तों हमने और भी चैप्टर्स की रिकॉर्डिंग्स की हुई हैं, आप उनको भी देख सकते हैं और आप हर चैप्टर में इंडिविजुअली चीज़ें देख सकते हैं। और साथ के साथ हमने इसमें क्या किया हुआ है? समरी वीडियोस भी बनाई हुई है, सो दैट जब चैप्टर आपका कंप्लीट हो तो आप समरी से भी वो चीज़ देख सकते हैं, ठीक है। सो गाइज दैट्स ऑल अबाउट दिस वीडियो लेक्चर सीरीज। सो गाइज इफ यू लाइक द वीडियो गिव अ बिग थम्स अप एंड सब्सक्राइब द चैनल एंड प्रेस द बेल आइकॉन सो दैट यू नोटिफाई ऑल द टाइम व्हेन आई पोस्ट न्यू वीडियो ऑन दिस यूट्यूब चैनल। बाकी मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में, तब तक के लिए पीस आउट।